का पेशेंट आया था मेरे पास में। जी बोलिए सर। यस सर। हेलो। फिर सीवियर चेस्ट। हेलो हाँ यस सर बोलिए। सर, एक चेस्ट पेन का पेशेंट आया था कल, बहुत सीवियर उसको चेस्ट पेन हो रहा है 9:30-10 बजे रात में। जी और उसको अपना जो चेस्ट ऑयल है वो लगाया। जी लगाने के 15 मिनट के बाद में उसका दर्द टोटल चले गया। जी बहुत बढ़िया सर। मतलब यही सर मैं अधिकतर एक्सटर्नल यूज ही करता हूँ, इंटरनल तो कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब अधिकतर एक्सटर्नल यूज में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बढ़िया है ना सर, यही तो है, एक्यूट पेन मैनेजमेंट कर रहे हो आप। और ये इसी के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स तरसते हैं सर, बड़े बड़े ग्रुप वाले तरसते हैं। हमारे सही है होम्योपैथ सर। हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स तरसते हैं। मैं जिन 112 डॉक्टर की बात करता हूँ वो हर महीने मुझसे बने बनाए 15,000 से 20,000 का प्रोडक्ट एक एक डॉक्टर खरीदता है। केवल उनको चेस्ट ऑयल चाहिए, ऑर्थोजेसिक बाम फॉरहेड पे लगाने के लिए चाहिए, स्पाइनल ऑयल चाहिए, स्पेशल पेन क्योर ऑयल चाहिए, स्मेल की चीजें उनको कहता हूँ ऐसे बना, बोले नहीं तू बना के दे दे। साढ़े चार 450 ml का केवल स्मेल बना के देता हूं उनको आरएस बेस। आप सोचिए कि कितना मतलब वो लोग डिवोशन दे रहे हैं, और हमारे इलेक्ट्रोमेपेथ डॉक्टर्स ये डिवोशन नहीं में है। अब बताइए आप क्या करेंगे अपन। कॉम्पिटेंस नहीं है ना सर, सबसे बड़ी चीज ये है, अपने आप पे कॉम्पिटेंस नहीं है। सर सब है, करना नहीं चाहते हैं, सब हाँ ये कॉन्फिडेंस भी है है। सर। ये हमारे भी है। हमारे ग्रुप का एक एक मेंबर देख लो आप, कैसे कॉन्फिडेंस नहीं नहीं। अपन नहीं नहीं अपन अब सर मेरे एक्चुअली मैं बताता हूँ, जिनने मेरे को पढ़ाया है, मतलब BEMS जिसने पढ़ाया है, जी उनके बेटे को मतलब 4 साल का बेटा है उनका। और वो मेरे गुरु हैं। मैंने आज उनका कॉल आया मेरे पास में, तो ऐसी बात निकली, वो क्योंकि वो एलोपैथी से प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ बोले यार क्या हाल चाल है। मैंने कहा, सर बढ़िया है, आप बताइए। बोले यार मेरे बेटे को ऐसी बात निकली। मैंने, सर मैं तो पेपर EH कर रहा हूँ। तो बोले यार एक काम करो, मेरे बेटे को बोले कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, बोले 2 साल हो गया बोले। जी तो बोले कोई मेडिसिन बताओ बोले। तो मैंने बोला सर, मैंने कि आप खुद ये आपने मेरे को पढ़ाया है और आप मेरे से पूछ रहे हो। तो बोले यार मैंने एक काम करो, आप ये S130 और S30 चालू कर दो उनको। बोले यार डालूशन तो है नहीं मेरे पास में। बोले आप क्या करूं। मैंने कि आप एक काम करना, भोपाल आओगे तो मेरे से ले जाना। सर अब वो बोलते हैं अरे यार ऐसा है, वो उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मतलब इस टाइप से। वो खुद मतलब उनके लेवल पे उनको कॉम्पिटेंस नहीं है ना, ये चीज है। वही तो बात है ना सर, ये में यही सबसे ज्यादा नुकसान कर गया है। यही लोग सबसे ज्यादा नुकसान कर गए, जिनको कुछ पता नहीं था वो पढ़ाते। आज तक जितने लोगों ने ऑनलाइन क्लास बढ़ाई ना, अब आईना देख रहे हैं अपने आप का। ठीक है, बुरा नहीं मानना चाहिए उन लोगों ने, लेकिन अब आईना देख रहे हैं वो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यार सर, इतने बड़े बड़े लोग हमारे वीडियोस को, ऑडियोस को चुरा चुरा के सुन रहे हैं, दूसरे लोगों से कलेक्ट करके सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। कम से कम अपने में अभी भी सुधार कर ले, बहुत खुशी होगी हम लोगों को। सर नमस्कार। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। जी वेंकटेश सर, गुड और इवनिंग। सब लोग तो आपका प्रोटोकॉल को बजा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार मनीष सर। नमस्ते ज्योति मैडम। नमस्ते सर। संजय सर। मैं नई हूँ। जी यहाँ हैदराबाद में कोई डॉक्टर है जिसके पास मैं लर्न कर सकती हूँ? आपका नंबर है सर? डॉक्टर डॉक्टर चमन सर से मिलिए आप। ओके सर। जी नबी सर, गुड इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। मेरे पास अभी तक इंडिया के टॉप मोस्ट 9 कंपनीज का फोन आ चुका है, और किसी हद तक सारे लोग चाहते हैं कि हम उनको प्रमोट करें। दोस्तों मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैंने सबको मना करा। मैंने सबको कहा आप मुझे बकायदा आप दीजिए आपका एड्रेस, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, जिसको लेना लेगा, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो खूब प्रोटोकॉल बनाना सीख रहे हैं, हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं। जिस दिन हमारा नॉलेज गेन हो जाएगा, हम ऑनलाइन क्लास बंद करके हम केवल प्रैक्टिस करेंगे और इतने एफिडेविट्स कलेक्ट करेंगे कि हम गवर्नमेंट के सामने खड़े हो जाएं, सर देखिए ये एफिडेविट्स है, और हम लोगों को मान्यता मिल जाए। बस हम ये करेंगे, हमें किसी की टांग नहीं खींचना, हमें किसी को आगे नहीं बढ़ाना।
कोई जरूरी नहीं है मैं किसी का बताऊं आप वहां के मेडिसिन लो, आपको जहाँ के मेडिसिन के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो लीजिए आप। कोई भी कंपनी को हम बिलोंग नहीं करते, हम फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और हमारे ग्रुप को जो रिजल्ट मिलेगा जिस कंपनी का मिलेगा हम उस कंपनी के मेडिसिन को सेल करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम फालतू की बातों में न पड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम रायनाइटिस की बात करते हैं। आज का प्रोटोकॉल हमने रखा है दोस्तों रायनाइटिस। रायनाइटिस की बात हो तो रायनाइटिस के लेवल पर दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कल साइनोसाइटिस पढ़ा, उस परसों हमने ब्रोंकाइटिस के लेवल को देखा था। तो रायनाइटिस का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर रायनाइटिस होता है जब किसी कारणवश म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाए, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन की, नोज के स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण दोस्तों वहां से लगातार स्नीजिंग होना, लिक्विड का बहना, वो रायनाइटिस कहलाता है। और यही रायनाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों कंडीशन में डेवलप होता है। रायनाइटिस एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों कंडीशन में डेवलप होता है। जब नॉन एलर्जिक रायनाइटिस होता है दोस्तों तो उसमें क्रॉनिक स्नीजिंग होती है, उसमें पुराने समय से ही उनको चला आता है और बहुत ज्यादा छींकें आती है दोस्तों, या ये कह सके लगातार कंजेस्टेड ड्रोपी नोज होती है, यानी बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको कोई भी डायग्नोसिस नहीं होगा, और बिना डायग्नोसिस के यानी कोई कारण ही पता नहीं लगेगा, लगातार नोज उसकी बहती रहती है, रुमाल पे रुमाल वो गीला करता रहता है दोस्तों। तो ये जो कंडीशन होती है नॉन एलर्जिक रायनाइटिस के रूप में देखा जाता है। और जब नॉन एलर्जिक रायनाइटिस के यानी लगातार जब लक्षण देखोगे दोस्तों तो वहां में है फीवर, यानी है फीवर, ये एक एलर्जिक फीवर होता है दोस्तों, जो कि एलर्जिक रायनाइटिस के समान ही आपको देखने को मिलता है। किंतु जब एलर्जिक रिएक्शन के कोई ज्ञात एविडेंस उपस्थित नहीं होते हैं दोस्तों तो वो नॉन एलर्जिक रायनाइटिस के रूप में डायग्नोस्ड होता है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, एडल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो दोनों इक्वली वहां पर अफेक्टेड होता है, यानी वहां पर आपको चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों इक्वली अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। यही कारण है दोस्तों ज्यादातर 20 इयर्स की एज के बाद बहुत ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। जितने भी पेशेंट्स हैं लगभग 20 साल की एज के बाद में आपको रायनाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यही कारण है दोस्तों नॉन एलर्जिक रायनाइटिस के सिम्टम का आना अलग अलग होता है दोस्तों, जिसमें कुछ ऑर्डर, भाई कई बार देखा जाता है कोई भी खुशबू सहन नहीं कर सकता, यानी कई ऐसे पेशेंट देखे गए हैं कि अगर कोई परफ्यूम लगा के पास में से निकल गया, या किसी ने खुशबू वाली अगरबत्ती लगा दी दोस्तों, या कहीं पर कोई खुशबू वाला खाना बन रहा है दोस्तों, वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। एयर में मौजूद जितने भी इरिटेंट्स होते हैं, वेदर में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है दोस्तों, कुछ मेडिकेशन लेने के बाद में बॉडी में चेंजेस होता है, कुछ फूड्स के माध्यम से चेंजेस होता है। आपने देखा होगा कई लोगों को फूड्स की एलर्जी भी होती है दोस्तों, तो वो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन को डेवलप करता है, यानी वहां पर कहीं ना कहीं क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन वहां पर डेवलप होता है। और जब ये सारे केसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर जब आप कॉजेस ढूंढोगे ना दोस्तों तो आपको बहुत सारे कॉजेस टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे, यानी कई एलर्जेंस आप जब देखोगे वो हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं, और हमारे शरीर के लिए तो बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों इसके खिलाफ क्या करेगा, ये एलर्जेंस है, इसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन करेगा। भाई क्रिया की तो प्रतिक्रिया होगी ना, हमारे बॉडी में अगर कोई एलर्जेंस आ रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों एलर्जेंस जब भी आता है नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद धीरे धीरे म्यूकस मेम्ब्रेन से होता हुआ नेजल सेप्टम से होता हुआ बैक साइड में दोस्तों ओरो और नेजोफेरिंक्स के जंक्शन पे जाता है, फिर वोकल कॉर्ड के एरिया में आता है, फिर वहां से धीरे धीरे थ्रॉट से होता हुआ नीचे की तरफ ब्रोंकस एरिया में आता है, फिर ब्रोंकियल्स में आता है, फिर वहां से लंग्स में जाता है। तो दोस्तों जब ये रिएक्शन हमारे एलर्जेंस के रूप में हमारी बॉडी में सबसाइड होता है तो डेफिनेटली ये एलर्जेंस जो हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके माध्यम से पकड़ लिया जाता है, और पकड़कर उसकी पूरी स्टडी की जाती है, और स्टडी करने के बाद में वहां पर पता लगता है कि एलर्जेंस है, और वहां पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी बॉडी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में वहां पर डेवलप करती है दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सेल्स में कई प्रकार के केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जो कि हमारी नोज की जो इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन होगी दोस्तों, या उसके अंदर की जो भी लेयर होगी, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर ही क्यों ना हो, स्मूथ सेल्स की लेयर क्यों ना हो दोस्तों, उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर देगी। और यही म्यूकस मेम्ब्रेन
सूज कर दोस्तों वहां पर उसकी ज्यादा मात्रा में म्यूकस को प्रोडक्ट करने लग जाएगी। और आपको पता है जब वहां पर किसी भी प्रकार से दोस्तों वहां पर किसी भी प्रकार का अगर आप फ्लूइड देखोगे वो फ्लूइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनना लग जाएगा। और जब भी कहीं एबनॉर्मली फ्लूइड बनता है तो वो एकदम लिक्विड रूप में होता है दोस्तों। और इसी कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन जब स्वोलन होगी तो ज्यादा मात्रा में म्यूकस को प्रोड्यूस करने लग जाएगी दोस्तों। जो कॉमन एलर्जेंस है, स्पेशली जो कॉमन एलर्जन से जो एलर्जिक राइनाइटिस को कॉज करते हैं दोस्तों, वो जैसे ही पोलन कणस का समय आता है दोस्तों, ये पोलेंस सबसे ज्यादा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन करता है। यानी उससे होने वाली जो एलर्जिक राइनाइटिस है उसी को हम है फीवर कहते हैं दोस्तों। और ज्यादातर कंडीशन में वहां पर आप देखो मोल्ड्स का स्पोर हो, हाउस की डस्ट माइट्स हो, या स्किन का फ्लैक्स हो, या यूरिन का कोई कंटेंट हो, या सैलाइवा के कोई ड्रॉपलेट्स हो कुछ जानवरों की, जो डेफिनेटली हम लोगों के लिए एंटी एलर्जन का काम करता है। और वो डायरेक्टली एलर्जन का काम करता है जो यहाँ पर राइनाइटिस को कॉज करता है। और यही कारण है दोस्तों इस समय में जो पोलन का सीजन आता है, बाहर का सीजन आता है, उस दौरान आप लोगों को दोस्तों ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बहुत कॉमन रूप से देखने को मिल जाएगा। और यही कारण है राइनाइटिस जब डेवलप होगा तो उसका नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से डायरेक्ट लिंक होगा, और उसी के कारण जुड़ा होने के कारण दोस्तों आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। यही कारण है दोस्तों जब आप टेबल प्रैक्टिस की बात करोगे तो टेबल प्रैक्टिस में इसी से लिंक आपको जोड़ना है। इसीलिए मैं जितना भी प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बताया हूं दोस्तों, मैक्सिमम चीजें आपको वहीं समझ में आ जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर फीडबैक आपके हाथ में है कि आप क्या सीखना चाहते हो दोस्तों। तो जब सिम्टम की बात करोगे तो टिपिकली एलर्जिक राइनाइटिस दोस्तों कोल्ड जैसे सिम्टम को उत्पन्न करती है। टिपिकली कोल्ड जैसे सिम्टम उत्पन्न होते हैं दोस्तों, जैसे स्नीजिंग देख लो आप, इचीनेस देख लो आप, ब्लॉक्ड या रनी नोज देख लो, आपको हमेशा नेजल सेप्टम के, इसीलिए मैंने कल आपको राइनोसाइनोसाइटिस के सिम्टम बताए थे दोस्तों। तो यहाँ नेजल के ब्लॉक यानी बैक साइड से ब्लॉक शुरू हो जाता है, खास तौर से राइट साइड के नोज का ब्लॉक वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी ब्लॉक्ड या रनी नोज आपको देखने को मिलेगा। और जैसे हम एलर्जेंस के संपर्क में आते हैं दोस्तों, उसके एलर्जी के संपर्क में आने के बाद ही मैक्सिमम 5 to 7 या 10 डेज के बाद में दोस्तों आपको सारे सिम्टम्स वहां पर शुरू हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति डायरेक्टली एलर्जिक राइनाइटिस से सफर करता है और कुछ मंथ में ही प्रभावित होता है दोस्तों। लेकिन ये सीजनल एलर्जी के रूप में जाना जाता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। लेकिन जब आप देखोगे कोई ट्रीज हुआ या ग्रॉस पॉलेंस हुआ, उससे यहाँ पर डायरेक्टली लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे दोस्तों कई अन्य प्रकार के एलर्जी से भी सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख लो वहां पर अन्य व्यक्तियों में पूरे साल आप देखोगे वो स्नीजिंग करता रहता है, पूरे साल आप देखो उसकी नोज बहती रहती है, वो एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण लेकर घुमा करता है दोस्तों। और ज्यादातर व्यक्ति को एलर्जिक राइनाइटिस के जो सिम्टम होते हैं बिल्कुल माइल्ड सिम्टम के रूप में मिलते हैं दोस्तों, जिन्हें आसानी से इलेक्ट्रोमेपेथ से ट्रीट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही सिम्टम सबसे ज्यादा उसको परेशान करता है, नाक लगातार टपकता रहना, लगातार रुमाल पे रुमाल खर्च होते रहते हैं दोस्तों उसके, लेकिन फिर भी राइनाइटिस कवर नहीं होता। जितनी एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेती है उतना उनको रिजल्ट मिलता है, उसके बाद में वापस फिर से सीवियर फॉर्म के रूप में डेवलप हो जाता है दोस्तों। यही कारण होते हैं दोस्तों जिसके कारण नींद की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। प्रतिदिन की जो लाइफ होती है, डेली रूटीन होता है, वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस का जो सिम्टम होता है कभी कभी दोस्तों अचानक समय के अनुसार इंप्रूव हो जाता है, ऑटोमेटिक भी। कभी कभी एक पेशेंट मैंने देखा था जो 12 साल से पीड़ित था और धीरे धीरे करके उसने सारी मेडिसिन बंद कर दी, केवल अपने रूटीन पे ध्यान दिया। मैंने देखा कि समय के हिसाब से उसके सिम्टम अचानक इंप्रूव हो गए और वो बिल्कुल क्योर हो गया दोस्तों। किंतु इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कई साल तक उससे पीड़ित रहा है, और इसकी संभावना होती है कि कंडीशन पूर्ण रूप से डिसअपियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता, वो स्वयं भी हो सकता है, लेकिन उसको बहुत सारे डेली रूटीन के चेंजेस करने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन जब इलेक्ट्रोमेपेथ ट्रीटमेंट की बात आती है दोस्तों, तो मैं आपकी तरफ से गारंटी लेता हूं कि राइनाइटिस के केस हमारे छोटे से छोटे इलेक्ट्रोमेपैथिक फिजिशियन भी बहुत आसानी के साथ कवर करते हैं दोस्तों, बहुत इजीली कवर करते हैं, क्योंकि हमको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने वाली मेडिसिन क्या है, और वो चीज हम बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए जब ऐसा केस आता है, क्रॉनिक केस आता है, तब आपके पास, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं रह रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने जो मेरा पैथोलॉजिकल डिवीजन शुरू किया था निशुल्क, आप मान के चलो मैं बहुत, मेरे पास कम से कम 100 लेक्चर तैयार है उसके, बस आपको बोल के उसको डालना है।
मुझे गले की प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको मैं इतनी अच्छी चीजें देने वाला हूं दोस्तों पैथोलॉजिकल डिवीजन में। ये लेवल पर दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला हैंडल करना चाहिए, ताजा अभी का अभी सीबीसी टेस्ट कराओ, ईएसआर कराओ, ठीक है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट कराओ। ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए। अगर आप बड़ी जगह बैठे हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई IgE एंटीबॉडीज टेस्ट आप कराइए, नेजल एंडोस्कोपी कराइए, अगर हो उपलब्ध एक्सरे करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, अगर आपके वो उपलब्ध हो दोस्तों तो कराइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी लेवल पर कोई चीज कराने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रोमेपेट ट्रीटमेंट की बात करते हो तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रोमेपेट ट्रीटमेंट की बात करते हो दोस्तों, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डाल चुका हूं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है उसमें 2 चीज आपको समझना है, या तो S1 या S10, ठीक है, या तो S1 या S10, दोनों एंटी एलर्जिक है, लेकिन S10 प्रिफरेबल है दोस्तों। S10 डायरेक्टली एंटी एलर्जिक हो जाती है, S1 को जब नेगेटिव किया जाता है तब वो एंटी एलर्जिक होती है। तो S1 या S10, P3 अब यहां पर मेल है, P1 का प्रयोग करें, ठीक है। अगर 10 साल से छोटा बच्चा है और फीमेल है तो P3 का प्रयोग करें। S1 या S10, P3, A1, F1, C13, YB को थर्ड डायल्यूशन देना है दोस्तों, या S1 या S10, P1, C13, A3, YB को थर्ड डायल्यूशन लेना है। ये 2 में से एक प्रोटोकॉल जनरेट करना है और ये आपके माइंड के ऊपर निर्भर करेगा कि आप ये 2 में से क्या देना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ी बारीकी समझ में आएगी। दूसरा आरी पॉइंट नंबर 3, जहां पर लेडीज बिंदी लगाती है दोस्तों, उस पॉइंट नंबर 3 पर आरी को D4 में बना के लगाना है। वही आरी को D4 में RS बनाकर 5-5 बूंद कॉटन में डालकर स्मेल कराना है। जैसे जैसे कॉटन में स्मेल कराओगे आप देखेंगे कि वहां पर पर्टिकुलर जो सिक्रेशन हो रहा है वो सिक्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। कई बार मुझे कई लोगों ने कहा, अरे सर वहां पॉजिटिव केस है, बहुत ज्यादा वहां पर सिक्रेशन हो रहा है और आप आरी को स्मेल करवा रहे हो। दोस्तों आरी वहां पर डायरेक्टली जाकर जो पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सेंटर हो रहा है हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा और जब सेरिबेलम, आपको पढ़ाया मैंने अभी कि सेरिब्रम और सेरिबल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम दोनों के बीच में लिंक है। आपकी बॉडी में कोई मोटर सिस्टम से काम कराना होगा तो सेरिबेलम का काम वहां पर ये होता है, अगर कोई काम गलत हो रहा है उस गलत काम को वहां पर एक्टिवेट करने के लिए आप आरी का उपयोग कर रहे हो दोस्तों। सेरिबल एट्रोफी के लेवल पर भी मैं आपको कहूंगा कि आप वहां पर S10, C1 आरी को स्मेल करा के दीजिए। मुझे 3 केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे फीडबैक आएगा आपको मैं देता जाऊंगा दोस्तों। तो यहां पर ये आरी पॉइंट नंबर 3 पर और आरी का D4 में RS में बना हुआ दोस्तों स्मेल कराना है आपको। तीसरा प्रोटोकॉल मैं हमेशा बोलता हूं, जब S1, C1, A1, F1 आरी को थर्ड डायल्यूशन में, और अगर बच्चा है तो S1, C1, A1, F1, P1, P3 को थर्ड डायल्यूशन में, एडल्ट है तो आरी वाला, और चिल्ड्रन है पीडियाट्रिक है तो ये वाला P1, P3 वाला थर्ड डायल्यूशन में आपको देना है दोस्तों। और ये स्पेसिफिक होता है, याद रखिएगा ये स्पेसिफिक होता है, किसी भी प्रकार के पीडियाट्रिक के लेवल को बहुत ही ब्रिलियंटली यहाँ पर दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब S1, C5, P1, F1 वर्वन को थर्ड डायल्यूशन में देना है दोस्तों। जब कभी भी किसी को एलर्जिक कफ होता है, अब ये फार्मूले में इतने बताता हूं, सब अलग अलग लेवल पर बताता हूं दोस्तों। तो यहां पर जब एलर्जिक कफ की बात आएगी दोस्तों तो S1, C5, P1, F1 वर्वन को थर्ड डायल्यूशन में देना है दोस्तों। ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी प्रकार के एलर्जिक कफ में काम करता है दोस्तों। नेबुलाइज करें आप C5, P1, F1 से आप 3 ml नॉर्मल सलाइन में इनका मिक्सचर बना लीजिए और 1 ml पर 2 ड्रॉप, आप 3 ml पे 6 ड्रॉप डालकर दोस्तों उसको नेबुलाइज कर दीजिए। और P1, C1, A3, L1 आरी जब इसको हाई डायल्यूशन में देंगे दोस्तों तो ये किसी भी प्रकार की एलर्जिक राइनाइटिस के लेवल पर रामबाण होगा दोस्तों। तो राजा बाबू सर, मुझे मालूम है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माय लेक्चर, ओके। तो यहां पर जब P1, C1, A3, L1 आरी की बात करते हैं हम, P1, C1, A3, L1 आरी की बात करते हैं तो ये 200 डायल्यूशन, ये हाई डायल्यूशन आप सिलेक्ट करिए, आपको क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कहने पे नहीं। आपके पास पेशेंट अगर आपके पास मान लो थोड़ा सा पुअर फैमिली का है,
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वहां पर हाई पोटेंसी यानी 200 डायल्यूशन तक सहन करने की शक्ति है क्या, नहीं है ना। ऐसी कंडीशन में वहां पर आपको डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैसेज कर रहे हो, कैसे आप उसको डायग्नोस कर रहे हो। वहां पर आपको 30 डायल्यूशन पर्याप्त है दोस्तों। जो लोग थोड़ा सा हैवी होते हैं लेकिन हमको लगता है कि नहीं अंदर से खोखला है, शरीर खोखला है, वो 100 डायल्यूशन के लेवल को भी सहन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग बहुत हैवी डायल्यूशन को सहन कर सकते हैं, बहुत क्रॉनिक कैटेगरी में आते हैं, बहुत क्रॉनिक समय से वो चले आ रहे हैं, तब आप वहां पर 200 डायल्यूशन का यूज कीजिए, तब आपको बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। मैं प्रोटोकॉल आप लोगों को केवल आप जब किसी चीज को लेकर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर बात करते हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। और उसमें यही कारण है कि हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, तो वहां पर फिर आप लोग उसको वो करते हो कि यार रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको पूरा सिम्टम आपके लेवल पर देखना पड़ेगा। आपको मैं जो मेडिसिन बता रहा हूं ये मेडिसिन लीगली वहां काम करने वाली है। अब डायल्यूशन कौन सा देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है दोस्तों। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी चीजें आपको यहाँ पर बताई है कि अगर पेशेंट कमजोर है तो उसी के अकॉर्डिंग डायल्यूशन दीजिए आप। अगर पेशेंट बहुत मजबूत है तो कोई भी चीज सहन कर सकता है, देन गो, आप कुछ भी चीज दे सकते हो दोस्तों। वहां आप हाई पोटेंसी को रिपीट भी कर सकते हो। एक बार एक पेशेंट को मैंने 200 डायल्यूशन दिया दोस्तों, बेहोश हो गया था वो, है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर कोई अंदर से बहुत कमजोर है तो पहले डायग्नोसिस करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए वो कैसे काम करेगा, कैसे उसको वहां पर रियलाइजेशन होगा, ये आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कॉर्टिकोसेरेबेलम यानी नियोसेरेबेलम। जब हम ये पूरे सेरेबेलम के ट्रैक की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर हमको पहले मैं आपको ट्रैक बता दूं, उसके बाद आपको जब डिटेल बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों। ये पूरा ब्रेन का पार्ट है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा ब्रेन का पार्ट है। हमने ब्रेन को उसको काट लिया खड़ा, ठीक है। और यहां पर हमने देखा दोस्तों ये ऊपर के साइड जो एरिया नजर आ रहा है ये मोटर कॉर्टेक्स का एरिया, ये आपका एफरेंट चैनल है, ये एफरेंट चैनल है, ये मिड लाइन पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है, ये पोन्स वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है दोस्तों। तो यहां पर जब हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को काटा दोस्तों, तो इस यही पूरा ट्रैक आपको समझना है दोस्तों कॉर्टिकोसेरेबेलम के रोल पर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लस सेरेबेलम का जो जंक्शन होता है वो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऊपर के साइड आप जब जाएंगे, यहां से जब ट्रैक चालू होता है दोस्तों, तो ये ट्रैक आपको मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूं और उसको समझाते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल समझ में आए दोस्तों। जब हम कॉर्टिकोसेरेबेलम की बात करते हैं या नियोसेरेबेलम की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंपल सा आपको समझने की जरूरत है। कार्टिको आ गया मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोसेरेबेलम मतलब, नियोसेरेबेलम मतलब कॉर्टिकोसेरेबेलम सेरेबेलम का सबसे लार्जर पार्ट होता है दोस्तों, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ इसके कनेक्शन के कारण ही इसे हम कॉर्टिकोसेरेबेलम कहते हैं दोस्तों। ये वो जगह होती है जो डायरेक्ट लिंक करके पूरे दोनों के बीच में, अर्थात सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन प्लस सेरेबेलम का फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर चलता रहता है, और इसी कनेक्शन के माध्यम से कोलेटरल्स वहां पर जनरेट होते हैं दोस्तों। या ये कहें सेरिब्रो सेरेबेलम जब फाइलोजेनेटिकली सेरेबेलम का न्यूअर पार्ट होता है, एकदम नया पार्ट होता है दोस्तों, इसीलिए इसको नियो सेरेबेलम के नाम से जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जो पुराने पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होते हैं, सबसे पुराने समय के जनरेट होते हैं। धीरे 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 करके जब डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट होने के बाद में जब कॉर्टिकोसेरेबेलम यानी इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होता है, वो एकदम न्यूली पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम नियोसेरेबेलम के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहां पर पूरी बॉडी के लेवल पर जनरेशन समझ रहे हैं, तो हमें केवल 3 चीज याद रखना है दोस्तों। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्किल्ड मूवमेंट, ठीक है। ये 3 चीज हमको क्लियरली यहां समझना है कि जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात आएगी, सेरेबेलम की बात आएगी, तो कॉर्टिकोसेरेबेलम बनेगा। ये दोनों कॉर्टिकोसेरेबेलम, इनका मेन काम होता है बॉडी के अंदर किसी भी चीज की प्लानिंग करना, प्रोग्रामिंग करना कि कैसे करना है, कैसे इनफ्रंट अफ्रंट आ रहा, कैसे इफ्रंट जाएगा, कैसे किन किन ट्रैक के माध्यम से यहाँ पर पूरा सिग्नल्स वहां पर आगे की तरफ आपको मोटिवेशन करके पहुंचाना है, और स्किल्ड मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ कंसर्न रहता है। यानी उसके पहले ये हुआ है क्या, अगर ये चीज उसके पहले हुआ है
जैसे कई लोगों ने ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये चीज कई लोगों ने वहां पर पहले पढ़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। उन लोगों को केवल क्लियर करने की जरूरत है। जैसे छबीलाल जोशी सर नेपाल, बहुत स्टीक नॉलेज है बंदे को। हम जब डिस्कस करते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों पे वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें स्किल्ड मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ जो कंसर्न रहता है, यानी पहले आपको ये चीज हो चुकी है तो डेफिनेटली जब दूसरी बार आएगी तो वो बहुत अच्छे के तरीके से दोस्तों स्किल्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगा, फटाफट वो काम आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी के साथ में दोस्तों कार्टिको सेरेब्रल ट्रैक्ट वहां पर जुड़ा होता है, जिसको हम न्यू सेरेबेलम कहते हैं, क्योंकि ये न्यूली पार्ट होता है दोस्तों। इसीलिए जब इन छोटे पार्ट की बात करते हैं हम, तो कार्टिको सेरेबेलम के जो कंपोनेंट्स होंगे ना, वही आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों, जो हमने कल ट्रैक्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो, मैंने इसीलिए कहा था कि पूरा डायग्रामेटिक आपको समझाऊंगा दोस्तों। जो कार्टिको सेरेबेलम में जो सेरेबल हेमिस्फीयर रहता है दोस्तों, एक वर्मिस, एक पैरावर्मिस और बाद में सेरेबल हेमिस्फीयर। तो जो सेरेबल हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसके लेटरल पोर्शन दोनों साइड, ये जो दिख रहा है ये दोनों साइड के देखो आप लेटरल पोर्शन में कनेक्ट होता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब आप कार्टिको सेरेबेलम के कनेक्शन देखोगे ना, आपको दो चीज बहुत ही डायरेक्टली समझने की होगी दोस्तों। पहला समझने का होगा पोंटो सेरेबल ट्रैक्ट, ठीक है। अब पोंटो सेरेबल ट्रैक्ट क्या हो गया? सेरेबल कॉर्टेक्स से आया, पोन्स में आया, पोन्स से सेरेबेलम में गया, ठीक है। तो पोंटो कार्टिकल या पोंटो सेरेब्रल ट्रैक्ट के माध्यम से दोस्तों पूरा यहां पर कोरिलेशन कोलेटरल्स डेवलप होता है। यानी पोंटो सेरेब्रल ट्रैक्ट अगर देखोगे दोस्तों, पोंटाइन न्यूक्लियाई से अराइज होता है, ठीक है। यहां पर पोंटाइन न्यूक्लियाई के लेवल पर जाओगे दोस्तों, ये देखो आप, ये पोंटाइन न्यूक्लियस है दोस्तों, ठीक है। ये सेरेबल का पर्टिकुलर पार्ट आया दोस्तों, पोंटाइन में आया और ये सेरेबेलम में चला गया दोस्तों, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपको क्लियर समझ में आया, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। ये पोंटाइन न्यूक्लियस है, इस पोंटाइन न्यूक्लियस पे फाइबर आया और वहां से सेरेबल हेमिस्फीयर लेटरल में चला गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ट्रैक होता है दोस्तों, ये वहां पर मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है। अब देखो आप, यहां पर आया, ये मिड लाइन आ रही है बीच में डॉटेड, ये यहां पर आया इस साइड में, मान ले लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में राइट में गया तो देखो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है दोस्तों, और मिड लाइन को क्रॉस करके वहां पर जा रहा है। और मिडिल सेरेबल पुडंकल के वाया, सिंपल सी बात है, जब पोंटाइन के लेवल पर आएगा तो मिडिल, सबसे पहले सुपीरियर पोडेंकल ऊपर की साइड, ये पूरा एरिया सुपीरियर पोडेंकल का, ये एरिया मिडिल पोडेंकल का, ये देखिए आप मिडिल पोडेंकल है, ये मिडिल पोडेंकल के माध्यम से वाया वहां पर जा रहा है दोस्तों। तो मिडिल पोडेंकल के वाया कार्टिको सेरेबेलम में इंटर कर गया दोस्तों। और ये बॉडी में पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट ट्रैक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट ट्रैक्ट होता है। अब क्यों होता है ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से जो भी मोटर इफेक्ट जाएगा, जो मोटर ट्रैक्ट के माध्यम से मोटर नर्व का पूरा वहां पर मैसेज जाएगा कि हाँ आपने मुझे इस ऑर्गन के लेवल से ये मैसेज आया था, यहाँ पर ऑर्गन में फलाना फंक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, मैं आपको आदेश देता हूं इसको कम करो। तो ये जो ट्रैक आएगा दोस्तों, ये सबसे जल्दी वहां पर उसका रिलेशन जो होता है वहां पर आपको सेरेबेलम से भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर कोलेटरल्स होता है। और यही कारण है दोस्तों, सेरेबल जितना मिडिल सेरेबल पुडंकल के वाया कार्टिको सेरेबेलम में इंटर करने के बाद में ये बॉडी में पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट ट्रैक होता है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो कोरिलेशन होता है ना, लगभग 20 मिलियन नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें लगभग 20 मिलियंस, आप बिलीव करेंगे दोस्तों, 20 मिलियंस नर्व फाइबर इस कार्टिको पोंटो सेरेबेलम ट्रैक्ट में देखने को मिलता है आपको दोस्तों। यानी पोंटो सेरेबेलम ट्रैक्ट में लगभग 20 मिलियंस नर्व फाइबर आपको लिंक कर रहे हैं दोस्तों। तो अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा ट्रैक है। और यही कारण है दोस्तों, पोंटो सेरेबेलम ट्रैक्ट को कार्टिको पोंटो सेरेबेलम सर्किट के नाम से भी जानते हैं। अब आप जानते हो सर्किट कितना बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई भी चीज होगी, पोंटो सेरेबेलम ट्रैक्ट को कार्टिको पोंटो सेरेबेलम सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। यानी डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से सिग्नल को रिसीव कर लेगा और इन सिग्नल को कार्टिको सेरेबेलम तक कंटिन्यू करने का काम करेगा दोस्तों। क्यों करने का काम करेगा? क्योंकि वहां पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये जरूरी है कि मैं सही आदेश पारित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो सेरेबेलम से उसकी पूरी न्यूज के लिए उसको वहां पर सिग्नल को
कोलेट्रल्स के माध्यम से भेजता है, और वहां पर सेरिबेलम कहता है हाँ मेरे पास न्यूज आ गई है, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, आप भेजिए, और वहां से मैसेज भेजता है दोस्तों। तो सबसे पहले कॉर्टिको सेरिबेलम तक वहां पर ये कन्वे करेगा, उसके बाद ये सेरिबेलम की मदद करता है दोस्तों, ठीक है, ये सेरिबेलम की मदद करता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा इनिशियल मूवमेंट की प्लानिंग में बहुत ही बड़ा सपोर्ट करता है दोस्तों, कि आगे हमें इस जो सेंसेशन आया है इसका मोटर जनरेशन करके क्या काम करना है, उसके लिए उसकी प्लानिंग करने में सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मदद करने का काम सेरिबेलम करता है दोस्तों। ये किसके माध्यम से? डायरेक्ट सप्लाई प्लस कोलेट्रल्स के माध्यम से, यानी मास्टरपीस होता है सेरिबेलम। वहां से ब्रेन से भी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी सेरिबेलम को पोंटो सेरिब्रल ट्रैक्ट के माध्यम से मैसेज आ रहा है कि मैं ऐसा मैसेज करवाने वाला हूं, आगे काम करने वाला। अब देखो, तो सेरिबेलम बोलता है हाँ साहब मुझे मैसेज आ चुका है, आप भेजिए, मैं और देख लूंगा और करेक्शन कर दूंगा। तो ये पूरा काम पोंटो सेरिब्रल ट्रैक्ट के माध्यम से केवल सेरिबेलम तक मैसेज के लेवल पर आता है दोस्तों। और जब वहां पर दूसरा ओलिवो सेरिब्रल ट्रैक्ट वहां पर इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो जो ओलिवो सेरिब्रल ट्रैक्ट, ये जो नीचे वाला ये है आपका पोंटो सेरिब्रल ट्रैक्ट, और जो इंफीरियर पुडेंकल के लेवल पर आता है दोस्तों, इसीलिए इसको इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पर जानते हैं। ओलिवरी सेरिब्रल ट्रैक्ट होता है दोस्तों जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जनरेट होता है और ऊपर के साइड जाता है दोस्तों सेरिब्रल पुडेंकल के लेवल पर। और यही कारण है दोस्तों, ये जो इनपुट चैनल हमने पढ़ा दोस्तों अफ्रेन का, ये दो होता है, पहला होता है पोंटो सेरिब्रल और दूसरा होता है ओलिवो सेरिब्रल, यानी कि ये आपका यहां पर जनरेशन कर रहा है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से होता हुआ दोस्तों। तो कैसे करेगा दोस्तों? ओलिवो सेरिब्रल ट्रैक्ट मेडुला में सिचुएटेड, ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये मेडुलरी पार्ट है, ये मेडुला से होता हुआ दोस्तों इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से अराइज होता है। ये देखिए आप, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से अराइज हुआ, ऊपर के साइड जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये इंफीरियर सेरिब्रल पुडेंकल के वाया कार्टिको सेरिब्रम में इंटर हो जाता है, ये भी यहां पर कार्टिको सेरिब्रम में इंटर हो रहा है दोस्तों, और ये कार्टिको सेरिब्रल पार्ट में इंटर होता है। यहां पर क्या करेगा दोस्तों? ठीक है, यहां पर डेंटेड न्यूक्लियस और सेरिबेलर कॉर्टेक्स पर टर्मिनेट हो जाता है दोस्तों। यहां पर जो छोटे छोटे डेंटेड न्यूक्लियस होते हैं, ये देखिए आप, यहां पर ये डेंटेड न्यूक्लियस है दोस्तों, ये डेंटेड न्यूक्लियस के ऊपर जाकर यहां पर टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों। और जब टर्मिनेट होने का मतलब होता है वहां जाकर जुड़ जाता है उससे दोस्तों, और ये ट्रैक क्लाइंबिंग फाइबर के द्वारा फॉर्म्ड होता है। और आपको पता है दोस्तों, जब कोई भी क्लाइंबिंग फाइबर आगे जाता है वो क्या काम करता है? वो एक्साइटेटरी होता है, वो एक्साइट करता है कि साहब देखो इस प्रकार के सिम्टम यहाँ है, आप एक्साइट हुई है और इसके बारे में आप जानकारी निकालकर इसका पूरा निदान करिए, स्किल्ड बनाइए आप। तो वहां पर यही क्लाइंबिंग फाइबर आगे के जाकर एक्साइटेटरी यानी एस्पार्टेट का सिक्रेशन वाला प्रोटोकॉल जो मैंने बताया था वो यहां पर जनरेट करता है दोस्तों। यही कारण है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये मेन चीज समझने का है दोस्तों, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंपल्सेस को रिसीव करता है और इन इंपल्सेस को ओलिवरी सेरिब्रल या सेरिबेलर ट्रैक्ट के माध्यम से दोस्तों सीधा कार्टिको सेरिबेलम पर कन्वे करता है। और कार्टिको सेरिबेलम पर कन्वे करने के माध्यम से दोस्तों ये डायरेक्ट पूरे इनपुट, जो भी इनपुट आ रहा है आपकी बॉडी से, वो सारा इनपुट वहां पर इसी कार्टिको सेरिब्रल ट्रैक्ट के लेवल पर जनरेट होता है, कन्वे होता है दोस्तों। यानी वहां पर ऐसा जा रहा है, एक ट्रैक्ट सीधा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर और वहीं पे कोऑर्डिनेट होकर सेरिबेलम के लेवल पर, अर्थात सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लस सेरिबेलम के लेवल पर, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी पोंटो सेरिब्रल ट्रैक्ट और ओलिवो सेरिब्रल ट्रैक्ट के माध्यम से दोस्तों डायरेक्टली वहां पर सेरिबेलम को पूरा मैसेज प्राप्त हो रहा है, इसीलिए उसको मास्टरपीस कह रहे हैं दोस्तों। ये दोनों चीज इनपुट के लेवल पर होता है, ये इनपुट आ रहा है, ये मैसेज वहां पर आ रहा है, लेकिन जब वहां से मैसेज जाएगा दोस्तों, ठीक है, इफ्रेन यानी आउटपुट कनेक्शन क्या होगा, आउटपुट कैसे निकलेगा दोस्तों, यहां तक तो चला गया। अब जब वहां पर आउटपुट कनेक्शन होगा दोस्तों तो वहां पर आपको दो ट्रैक नजर आएंगे दोस्तों। कौन कौन सा? एक डेंटेटो-थैलेमिक ट्रैक्ट, ये दिख रहा है दोस्तों, ये है डेंटेटो-थैलेमिक ट्रैक्ट और एक होता है रूब्रल ट्रैक्ट, डेंटेटो-रूब्रल ट्रैक्ट। ये दो ट्रैक होते हैं जिनके माध्यम से आउटपुट वहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है। लेकिन कैसे, ये कैसे जनरेट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी के बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि यहां पर जितना भी आपका पर्टिकुलर पार्ट होगा, यानी सेरिब्रल रीजन अगर कहीं पर हो गया, तो आपने अगर ये ट्रैक बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना,
तो मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों कि आपको वो चीज समझ में आने वाली है जो सेरिब्रल ट्रैक के लेवल पर किसी भी प्रकार का लीजन अगर डेवलप हो गया तो आपसे ज्यादा ब्रिलियंट प्रोटोकॉल कोई जनरेट नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शन सभी के पता हो गए दोस्तों। तो यहां पर कार्टिको सेरिबेलम से दोस्तों जो आउटपुट सिग्नल निकलते हैं वो डेंटेड न्यूक्लियस के थ्रू दोस्तों मेनली रिलेड होते हैं। यहां पर जो डेंटेड न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ये जो डेंटेड न्यूक्लियस होता है दोस्तों, इस डेंटेड न्यूक्लियस के माध्यम से सारे मैसेजेस आपको दोस्तों रिले होते हुए दिख रहे हैं। और यही डेंटेड न्यूक्लियस दोस्तों जब वहां पर किसी भी प्रकार के फाइबर के माध्यम से सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू पास होता है, कहां पर पास होगा? ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो सुपीरियर पेडुंकल के माध्यम से होगा और सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के थ्रू वहां पर नीचे पास होगा, मिड लाइन को क्रॉस करेगा और अपोजिट साइड के फाइबर के साथ डेक्यूसेशन को फॉर्म करेगा। ये फाइबर आ रहा है, ये मिड लाइन पे इधर फाइबर है, ये आया मिड लाइन को क्रॉस किया और इसके साथ में ये डेक्यूसेशन को यानी कॉम्बिनेशन को फॉर्म करेगा। और इसी डेक्यूसेशन के फॉर्मिंग के बाद में ये दो फाइबर के ट्रैक में डिवाइड हो जाता है। यहां पर आपको दो फाइबर के ट्रैक देखने को मिलेगा। ये आया दोस्तों, ये डेंटेड न्यूक्लियस के बीच में से आ रहा है और उसके बाद रेड न्यूक्लियस के माध्यम से दोस्तों यहां पर आया और यहां पर आकर दोस्तों दो ट्रैक में यहां पर डिवाइड हो गया। एक आपका हो गया दोस्तों डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक और दूसरा हो गया डेंटोरूब्रल ट्रैक। और ये दोनों ट्रैक ही वहां पर अपने पूरे फंक्शंस को जनरेट करते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों? जब डेंटोथैलेमिक ट्रैक होता है, आप लोगों के पास डायग्राम है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देख सकते हो दोस्तों। क्रॉसिंग के बाद कुछ फाइबर जो क्या करेंगे दोस्तों, वहां पर रेड न्यूक्लियस के थ्रू पास होते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये यहां पर क्रॉस किया मिड लाइन को, अब ये देखिए रेड न्यूक्लियस है, ठीक है, ये रेड न्यूक्लियस के थ्रू यहां पर पास हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रेड न्यूक्लियस के थ्रू पास होगा तो बिना किसी सिनेप्सिस के हुए होता है दोस्तों। यहां पर कोई भी सिनेप्सिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये देखिए फर्स्ट लाइन, ये क्रॉस हुआ यहां पर बिना सिनेप्सिस के हुआ दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, थैलेमस के लेटरल वेंट्रल न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो जाएगा दोस्तों। यानी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वाली बात करिए आप, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर कहां जाएगा? थैलेमस में, और वहां टर्मिनेट होता है। तो वहां से ऊपर जो आ रहा है दोस्तों वो भी इसी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के लेवल पर दोस्तों थैलेमस में टर्मिनेट होता है। और इसी फाइबर के द्वारा फॉर्म ट्रैक को हम डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यही इसी के संबंध में थैलेमस थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर के वाया दोस्तों सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया में प्रोजेक्ट हो जाएगा। और सेरिब्रल एरिया के मोटर एरिया में प्रोजेक्ट होने के बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो भी मैसेज वहां पर आउटपुट के रूप में जाएगा, सबसे पहले इसी डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक के माध्यम से जाएगा दोस्तों, जो रेड न्यूक्लियस से होता हुआ मिड लाइन को क्रॉस करता हुआ बिना सिनेप्सिस के वहां पर जनरेट होता है। तो सबसे पहले मैसेज कहां आया? सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सेरिबेलम के लेवल पर दोस्तों। तो वहां पर पहला आया डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक, लेकिन जब दूसरा फाइबर आएगा वो डेंटेटोरूब्रल ट्रैक के रूप में आएगा, यानी अपोजिट साइड के, ये इंटर सेम साइड, इसके अपोजिट साइड बाहर जाएगा। तो अपोजिट साइड के रेड न्यूक्लियस में रिमेनिंग फाइबर, जो बाकी का फाइबर होता है दोस्तों, वो टर्मिनेट हो जाता है। आप देखिए दो जगह टर्मिनेट हो रहा है, एक नीचे की तरफ टर्मिनेट हो रहा है, एक यहां पर फिर क्रॉस करेगा, लेकिन वो दूसरी पार्ट में टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये दोनों क्यों टर्मिनेट हो रहे हैं? जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो रेड न्यूक्लियस से जब यहां पर पर्टिकुलर डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक के बाद में यहां पर जब टर्मिनेट होगा दोस्तों, तीन ट्रैक अराइज कर जाएगा। और वो तीन ट्रैक दोस्तों डायरेक्टली लिंक करेंगे पर्टिकुलर रीजन से। जब पहला ट्रैक देखोगे जिसको हम बोलते हैं रूब्रोथैलेमिक ट्रैक, दूसरा ट्रैक देखोगे रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक, और तीसरा देखोगे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। तो दोस्तों ये तीनों ट्रैक पर्टिकुलर नाम पे जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जब आप जाते हो कि रेड न्यूक्लियस से ये ट्रैक असेंड होते हैं, असेंड मतलब ऊपर के साइड जाना, असेंड हो रहे हैं और थैलेमस के लेटरल वेंट्रल न्यूक्लियस में जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं दोस्तों। तो यहां से थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर अराइज होते हैं और सीधे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। यानी यहां से जो फाइबर अराइज होंगे सीधे आप देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक चले जाएंगे दोस्तों। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाने के बाद में, इसीलिए इसको क्या कहा गया? रूब्रोथैलेमिक ट्रैक। ये नीचे से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात यहां पर मैसेज छोड़ा, उसके बाद फिर से मैसेज लेकर दोस्तों वहां पर रूब्रोथैलेमिक ट्रैक के माध्यम से सीधा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर चले जाएंगे। लेकिन यहां पर फिर एक और ट्रैक होगा, रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक। अब आपको पता है रेटिकुलर क्या काम करता है दोस्तों, ये फिर डिसेंड होगा,
नीचे की तरफ जाएगा और रेटिकुलर फॉर्मेशन में एंड होगा, यानी यहां पर रेटिकुलर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के वाया स्पाइनल कॉर्ड में प्रोजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी नीचे की तरफ जाएगा। ये जितने भी मैसेज सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं वो इसी रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक्ट के माध्यम से दोस्तों नीचे की तरफ जंप हो जाएगा और धीरे धीरे करके दोस्तों पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर नीचे की तरफ आ जाएगा। ये रूब्रो थैलेमिक फाइबर ये दिख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर, ये नीचे के साइड आ रहे हैं दोस्तों, ये पर्टिकुलर ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा होता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। अब आगे रूब्रो थैलेमिक ट्रैक आ गया, उसके जस्ट आगे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक आ गया, तो रेड न्यूक्लियस की रूब्रो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट प्रोजेक्शन हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है ये जो ट्रैक वहां पर फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, ये डायरेक्टली वहां पर इसी ट्रैक के माध्यम से पर्टिकुलर फंक्शंस को जनरेट करता है। और यही कारण है दोस्तों जो कार्टिकोसेरेबेलम का जो फंक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कार्टिकोसेरेबेलम वेल कंट्रोल्ड मस्कुलर एक्टिविटी के रेगुलेशन, उसके इंटीग्रेशन के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। अब आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर केवल एक शब्द समझ लीजिए आप, कार्टिकोसेरेबेलम वेल कंट्रोल्ड मस्कुलर एक्टिविटी के रेगुलेशन और इंटीग्रेशन के साथ कंसर्न होता है दोस्तों। ऐसा होता है क्योंकि इसका अफ्रेन इफ्रेन कनेक्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ सेरिब्रो सेरिबेलो सेरिब्रल सर्किट के थ्रू दोस्तों कनेक्ट करता है। और इसी कारण से दोस्तों सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ इसके कनेक्शन से एक पार्ट दूसरे पार्ट के कनेक्शन के साथ लिंक होता है। और यही कारण है दोस्तों सेरिब्रम का जो प्रोप्रियो रिसेप्टर के माध्यम से सिग्नल्स पूरी बॉडी से ब्रेन के लेवल पर आता है, तो जिस भी नर्व फाइबर के माध्यम से आता है दोस्तों, यानी वहां की मसल्स उसी फीडबैक सिग्नल को रिसीव करती है दोस्तों। और वही कारण है कि जब भी बॉडी में किसी भी मसल्स के लेवल पर काम करने जाओगे तो आप कहां काम करोगे ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप डायरेक्टली वहां पर लिंक सिस्टम के रूप में दोस्तों डायरेक्टली इस लिंक पे काम कर रहे हो, जो डायरेक्ट आपको यहां पर देखने को मिल रही है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लस सेरिबेलम के थ्रू ये पूरा फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप किसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस को ट्रीट करते हो, ठीक है, आप किसी भी मसल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अप एंड डाउन हो रही है वहां पर आप इलेक्ट कर रहे हो, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर किसी को बहुत ज्यादा मसल्स का क्रैम्पिंग आ रहा है दोस्तों, और उस मसल्स के कैंपिंग के दौरान आपको लग रहा है कि मैं इसको ज्यादा है तो कैसे कवर करूं, डेफिनेटली नेगेटिव में चले जाइए आप। अगर आपको लग रहा है नहीं कम है कैसे कवर करूं, पॉजिटिव में चले जाइए। लेकिन स्टिमुलेशन कहां पर करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक्सटर्नल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे ट्रैक पर स्टिमुलेट करना पड़ेगा जो डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के लेवल पर जाकर कोलेटरल्स देता हो, जो वहां पर असेंडिंग भी हो रहा हो और डिसेंडिंग भी हो रहा हो। ये वो ट्रैक जो मैंने आपको बताया ये असेंडिंग भी हो रहा है और डिसेंडिंग भी हो रहा है। इस ट्रैक को आपने स्टिमुलेट कर दिया, यानी आपने कॉर्टिको सेरिबेलम के लेवल पर उसके फंक्शन को स्टिमुलेट कर दिया, जिसका मेन काम होता है प्लानिंग करना, जिसका मेन काम होता है दोस्तों स्किल का मूवमेंट करना, प्रोग्रामिंग करना। यानी मसल्स के लेवल पर आपने वो चीज देख ली दोस्तों जो डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलेट करके आप वहां पर उसके फंक्शंस को स्टिमुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो जब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर S5 का रोल है, जब आपको ये लग गया कि S3 C3 का रोल है, C5 का रोल है, आपको ये भी लग गया पता कि यहाँ पर A3 F1 WE और RE का भी रोल है, तो डेफिनेटली Y का रोल भी आपको यहाँ पर नजर आना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? कि जब बहुत ज्यादा किसी को एक्साइटेशन होता है तब वहां पर आप रिलैक्स के लिए क्या यूज करते हो, वाई। तो ये डायरेक्टली लिंक करता है दोस्तों जो पर्टिकुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के लेवल पर दोस्तों वहां पर उनके कार्य को बढ़ाना और उसको घटाने के लेवल पर। यह मेडिसिन मुझे समझ में आती है। इसके साथ में एस्टेन C1 को आप जब देते हो ये डायरेक्ट ब्रेन की तरफ लेकर जाती है। अगर आपको लगता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है, पेशेंट का पेन बंद नहीं हो रहा, वर्वन एड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्वन इज एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग। तो इससे यह साबित होता है कि वर्वन वाकई में एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है, तो डेफिनेटली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लस सेरिबेलम के लेवल पर जो काम हो रहा है, जो कोलेटरल्स के जो सिग्नल्स जा रहे हैं, उसका जो मोटर इंप्लांटेशन हो रहा है, उसकी प्लानिंग को बढ़ाकर तुरंत वहां पर मेडिसिन का फंक्शंस कर देगा। और मेडिसिन वहां पर जाकर जिस भी ट्रैक को स्टिमुलेट करना है
बढ़ाना है तो बढ़ा देगा, घटाना है तो घटा देगा, और तुरंत आपके काम को जनरेशन दे देगा। तो ये हमको डिपेंड करता है, हमें पता लगना चाहिए कि वहां पर कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर हमको देखने को मिल रहा है और किस पॉइंट के लेवल पर दोस्तों हमें वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये छोटी सी चीज आपको देखने को मिली। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों कि सेरेबेलम के फंक्शन में आपने टून, पोस्चर और इक्विलिब्रियम को बैलेंस किया। वहां पर इंपल्सेस दोस्तों वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट के माध्यम से इंपल्स को वेस्टिबुलर अपरेटस, जो कान के ईयर के वेस्टिबुलर अपरेटस से आपने वहां पर प्राप्त किया दोस्तों। दूसरा, वहां पर जितने भी इंपल्सेस प्रोप्रियो रिसेप्टर के माध्यम से आया, अर्थात आपकी बॉडी के मसल्स के लेवल पर, आपके बॉडी के टेंडन्स के लेवल पर, आपके बॉडी के जॉइंट्स के लेवल पर, आपके टेक्टाइल रिसेप्टर्स के लेवल पर, आपके विजुअल रिसेप्टर के लेवल पर, आपके ऑडिटरी रिसेप्टर के लेवल पर आया दोस्तों, तो वो किसके माध्यम से आया? स्पाइनोसेरेबेलम के माध्यम से आया दोस्तों। लेकिन जब आपकी रेगुलेटरी सिस्टम की बात आई दोस्तों, तो रेगुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जब आपको देखने को मिला, जो मैंने आपको बताया अभी, कार्टिको सेरेबेलम ट्रैक्ट दोस्तों, जिसको नियो सेरेबेलम कहते हैं, ये डैम्पिंग एक्शन करता है, ये कंट्रोल ऑफ बैलिस्टिक मूवमेंट करता है दोस्तों, ये टाइमिंग और प्रोग्रामिंग को मूवमेंट करता है दोस्तों, ये वहां पर सर्वो मैकेनिज्म करता है, यानी सर्व करता रहता है कि मैं आप मुझे बताओ यह काम कैसा चल रहा है, ये सर्विंग करता रहता है, लगातार इसको कांटेक्ट में रहता है दोस्तों। और लास्ट में कंपैरेटर फंक्शन करता है, वो देखता है कि यहां पर काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म आपको दोस्तों स्पेशली नियो सेरेबेलम या कार्टिको सेरेबेलम के लेवल पर आपको देखने को मिले दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों पूरा सेरेबेलर का पार्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन चीज जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। मेन चीज ये होती है दोस्तों अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड। दोस्तों हमने पूरी एनाटॉमी देखी, न्यूरो एनाटॉमी देखी हमने, ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी के साथ हमने पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी समझे। अब हमारी बारी है कि पैथोलॉजी, अब इसको लिंक करना है हमको, ठीक है। अब लिंक करना है तो सबसे पहले हमको देखना है, हमने पूरे ट्रैक पढ़े ये सारे ट्रैक पढ़े हमने दोस्तों, इन ट्रैक्स के लेवल पर किस जगह पर लीजन है उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट का तरीका सेम होगा दोस्तों, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, बस इस पर डिपेंड करेगा। असेंडिंग है S3C3 का प्रोटोकॉल और डिसेंडिंग है S5C5 का प्रोटोकॉल आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर विशेष तौर से याद रखिएगा, जब सेरिबेलर रीजन डेवलप होता है दोस्तों, ठीक है, सेरिबल रीजन हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, मान लो ब्रेन में ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो वहां पर तो उस ट्यूमर के कारण भी प्रेशर इफेक्ट आएगा, ट्यूमर के कारण भी डेड सेल्स अगर वहां टिश्यू फ्लूइड में ब्लड के माध्यम से चला गया तो आपको पता है हमारा प्रिंसिपल है कि ब्लड और लिम्फ अगर वाइटेशन हो गया तो डेफिनेटली डिसीज कॉज करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। मान लो कोई चोट लगा, चोट लगने के कारण आप देखते हो जब ब्रेन की कवरिंग के लेवल पर किसी को अगर मान लो सब एरेक्नाइड हीमोरेज हो रहा या इंट्राक्रेनियल हीमोरेज हो रहा, या किसी प्रकार मान लो किसी को ब्लड का थक्का जम गया, या किसी को मान लो कोई डैमेज हो गया, मोटरसाइकिल से गिर गया, चक्कर आ गया, सीढ़ियों पे से गिर गया, सिर फूट गया दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर ने कहा नहीं यार इसको तो ब्लड का थक्का जमा हुआ है, ये ब्लड निकल जाता। हम लोग बोलते हैं ना एक्सीडेंट हुआ या सिर पे चोट लगी तो बोलते हैं यार ब्लीडिंग हुई कि नहीं, आप सीधे पूछते ब्लीडिंग हुई कि नहीं, अगर चोट लग के ब्लीडिंग हो जाती है तो बोल देते हैं ये बच जाएगा, अब इसको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ज्यादातर केसेस में वहां पर बच जाते हैं, ठीक है। ये चीज का सबसे बड़ा उदाहरण गंगाधर सर से आप उन्होंने मुझे 2 फीड वो डाले, आज मैंने स्टडी किया था, मैं स्टडी कर रहा था, आप उनसे पूछेगा, उनके पिताजी का 2 बार एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है हेड के रीजन से, अब वो बता रहे हैं अभी भी जिंदा है, यानी ब्लीडिंग हो गया तो वो जिंदा है, अगर ब्लीडिंग नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है दोस्तों, वहां पर सर्जिकल अप्रोच होता है और वहां पर बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब सेरिबल लीजन हो रहा है तो कारण क्या है, आप कारण पे जाइए, ट्यूमर है, एब्सेस का लेवल है या किसी इंजुरी के कारण हो रहा है। अगर ये 3 लीजन को आपने देख लिया ना दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर वहां पर किसी ट्यूमर के कारण है, आपका बिल्कुल क्राइटेरिया क्लियर होगा कि प्रेशर इफेक्ट आ रहा है और उस प्रेशर इफेक्ट के कारण यहाँ पर सारी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो रही है। एब्सेस हो रहा तो आपको पता लग जाएगा टिश्यू डैमेज हो रहा, नेक्रोसिस हो रहा, उसके कारण ऑक्सीजन का रिलेशन वहां पर लिंक हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कलेक्ट हो रहा। इसीलिए जैसे कैंसर होता है वहां पर हमको ये लिंक देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, कहाँ जा रहा है ये, तो जहां जाएगा वहां डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड का थक्का लगा के जाएगा दोस्तों। जाल
ज्यादा वहां पर लेकर जाएगा। तो ये चीजें हमको वहां लिंक करती है कि हम कैसे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को साफ करें, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करें, और कैसे हम वहां पर कवर कर पाए। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। जितना भी कई बार मैंने कहा, मैं अभी कल भी आपको बताया था कि कई केसेस में ये हिस्ट्री देखने को मिली है दोस्तों, जब एक्सेसिव अल्कोहल इंजेक्शन कर लिया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई व्यक्ति अगर वाइन ले लेता है, लगातार पीता रहता है, सालों साल पीता रहता है दोस्तों, तो उसमें सेरिबेलर लीजन को डेवलप करता है। यानी वहां पर आप देखें उसका हाथ कांपने लगता है, ठीक है, उसके बॉडी का मूवमेंट होने लगता है। क्यों होता है भाई? क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सेरिबेलर लीजन को डेवलप करता है, वो सेरिबेलर ट्रैक को प्रभावित करता है। ये जितने भी ट्रैक मैंने बताया आपको दोस्तों, ये ज्यादातर ट्रैक को जो सेरिबेलम पूरी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को जो गाइड करता रहता था, वो पूरा गाइड नहीं कर पाएगा। वहां पर डेफिनेटली उसके बहुत सारे जो उसको जासूसी करने के जो फाइबर्स थे, वो सब प्रभावित हो जाएंगे दोस्तों, और इसी कारण उसको कोलेटरल्स नहीं मिलेगा। यही कारण है सेरिबेलर लीजन को डेवलप करता है दोस्तों। यही कारण आगे हम देखें सेरिबेलम के लॉस फंक्शन भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यानी इसी कारण पर सेरिबेलम के रीजन के फंक्शन लॉस हो जाएंगे, और यही कारण है दोस्तों सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर न्यूक्लियाई, सेरिबेलर पुडंकल, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक में डिजेनरेटिव चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों, जब किसी पार्ट में डिजेनरेटिव चेंजेस डेवलप होते हैं तो एकाएक नहीं होते हैं। आप जब इन्फ्लामेशन की थ्योरी के ऊपर जाएंगे तो कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है तो उसका पहला कारण होता है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचना। अगर किसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो डेफिनेटली टिश्यू का रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो एटीपी जनरेट नहीं होगा, एटीपी जनरेट नहीं होगी तो एनर्जी कैसे मिलेगी दोस्तों? एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जो टिश्यू है वो धीरे धीरे डिजेनरेटिव चेंजेस होकर नेक्रोसिस होकर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है कि डिजेनरेटिव चेंजेस वहां पर डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पास तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई P1 के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको याद हो ब्रेन के लेवल पर 5 प्रोटोकॉल में P1 भी डला हुआ था, आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है कि यहां पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओगे तभी डिजेनरेटिव चेंजेस जो डेवलप हो रहे हैं वो रोक सकते हैं। तो यही कारण है कि सेरिब्रल एट्रोफी में बगैर P1 के आप वहां काम नहीं कर पाओगे दोस्तों, याद रखिएगा। जब आप वहां पर इस प्रकार से प्रोटोकॉल को जनरेट करना सीखोगे तो यही तो तरीका है ना दोस्त, यही तो तरीका है। हमारे पास तो ऑर्गन्स की रेमेडी है, हमारे पास तो फंक्शनल रेमेडी है, और उस फंक्शनल रेमेडी को एनाटॉमी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के कोरिलेशन से जब आप सेट करोगे, आप कैसे कैसे प्रोटोकॉल जनरेट करना चाहते हो दोस्तों, वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली जब आप देखते हो सेरिबेलम रीजन में कोई लीजन डेवलप हो जाता है दोस्तों, तो क्या प्रभावित होगा? आप जब कोई पेशेंट को देखते हो, आप कैसे डालोगे कि यार इसको सेरिब्रलर एट्रोफी होगी, सेरिब्रल एट्रोफी होगी दोस्तों? कैसे जानोगे आप देखोगे कि उसका पोस्चर, उसका इक्विलिब्रियम यानी उसके बॉडी का बैलेंस, उसके मूवमेंट में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गया है दोस्तों, ठीक है। जब ये आप देख लोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा यार यूनिलेटरल हो रहा है या बायलेटरल हो रहा है, एक साइड हो रहा है या दो साइड हो रहा है। यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों, अर्थात यूनिलेटरल लीजन में सिम्टम अफेक्टेड साइड पर अपीयर होगा, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, उसके ऊपर अपीयर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम बॉडी के सेम साइड को कंट्रोल करता है, इप्सिलेटरल, याद रखिएगा, बॉडी सेम साइड को कंट्रोल करता है। अगर राइट है तो राइट और लेफ्ट हो तो लेफ्ट, यानी दोनों साइड के मैसेजेस को कंट्रोल करने का काम करता है। यही कारण हमको समझने का है दोस्तों, सेरिबेलम बॉडी के सेम साइड को कंट्रोल करता है, अर्थात ये सेरिबल हेमिस्फीयर का बात है दोस्तों। ये सेरिबेलम का पार्ट है, वर्मिस, पैरावर्मिस और सेरिबल हेमिस्फीयर। तो जो राइट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसे हम बोलते हैं इप्सिलेटरल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पूरा वन साइडेड, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट में कंट्रोल करेगा। इसीलिए अगर सेरिबेलर रीजन का अगर आपको नजर आता है तो राइट साइड में तो राइट साइड में ही अप्लाई करिएगा, लेफ्ट में मत करिएगा आप, जो भी आप एक्सटर्नल अप्लाई कराएंगे ब्रेन के लेवल पर दोस्तों। और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में ही अप्लाई कराइएगा, अगर ब्रेन
में कोई लीजन आपको नजर आता है, अन्यथा A2 F2 C5 W तो न्यूट्रल है, D5 में सॉरी D4 में आप फोरहेड पर अप्लाई करा दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादातर डिस्टर्बेंसेस जो देखने को मिलेगा ना वो कार्टिको सेरेबेलम, याद रखिएगा, ओल्ड में नहीं देखने को मिलेगा। जो नियो सेरेबेलम मैंने बताया आज आपको, कार्टिको सेरेबेलम, उस नियो सेरेबेलम के लेवल पर ज्यादातर डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिलेगा, उनके डैमेजेस के कारण आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स में अन्य डिवीजन की तुलना में बहुत लार्जर पार्ट होता है दोस्तों, और लार्जर पार्ट होने के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट भी इसी नियो सेरेबेलम के लेवल पर यानी कार्टिको सेरेबेलम के लेवल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए आपका जो फीडबैक है इसी बात पर डिपेंड करेगा कि सेरेबल लीजन में जो नियो सेरेबेलम या जो कार्टिको सेरेबेलम ट्रैक है, इस ट्रैक्ट का कितना पार्ट वहां पर अफेक्टेड है, और उसी पार्ट के लेवल पर आपको जाकर देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे बेटर स्टेज होती है सीटी स्कैन या एमआरआई, वो पूरा लीजन को डिटेक्ट करके आपके हाथ में गिफ्ट दे देगा दोस्तों। अगर आप ऐसे केसेस को हैंडल करते हो तो सबसे पहले आप उसके सीटी स्कैन या एमआरआई की स्कैन को पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अब नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, पूरे ट्रैक्ट आपके हाथ में है दोस्तों। जो लोग एक्यूपंक्चरिस्ट है वो तो बहुत इजीली समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने इस चीज को पहले भी पढ़ा है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोमैथ के भाइयों को 2-4 सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट्स ढूंढना है, और उसको ढूंढ के नहीं है केस कोई बात नहीं, फुर्सत में बस उसको टैली कर लिया आप, और उस टैली को देखिए, आप इस ट्रैक को उठाइए, नोट्स आपके पास है, ऑडियोज आपके पास है, वीडियोज आपके पास है, उसको उठाइए और फिट करने की कोशिश कीजिए और अपना जनरेशन खुद बनाइए कि यहाँ पर ये मेडिसिन काम करेगी। क्यों करेगी? सारी मेडिसिन आपको पता है, ऑर्गन के लेवल पर पता है, ब्रेन के लेवल पर 5 ही तो मेडिसिन है, 5 ही तो प्रोटोकॉल का ग्रुप है जो मैंने आपको बताया था। बस वो 5 में से ढूंढिए आपकी कहां देना है। कुछ चीजें सपोर्टिव है, वो सपोर्टिव मेडिसिन तो जैसे संजीवनी हो गया, आपका सिंथेसिस हो गया, ये सपोर्टिव इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपकी कमियां कहीं भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, किसी ऑर्गन से रिलेटेड होती है, उसको दूर करता है। A2 F2 C5W और आपका स्पाइनल कॉर्ड का अप्लाई, ये जो कमियां हम लोगों से इंटरनली रह जाती है, उस कमियों को पूरा करने का बहुत बड़ा सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है। क्यों? क्योंकि ये एफ्रेन और इफ्रेन चैनल को बैलेंस करने का काम करता है। तो बैलेंस तो हम कर ही रहे ना। अगर हमने गलती से मान लो S5 की जगह S3 कर दिया, लेकिन हमने एक्सटर्नल में तो S5 डाला हुआ है ना, तो क्या गलती होगी हमारे से? डेफिनेटली नॉट। हम लोग वहां पर इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों में से एज वेल एज जब मेडिसिन का वहां पर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो इंटरनल नहीं तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल हमारे सपोर्ट हो जाता है। इसीलिए मेटी जी ने दोनों प्रोसेस आपके सामने जर्मिनेट किए दोस्तों। इसीलिए जब आप यहाँ पर टोन और पोस्चर के लेवल पर डिस्टर्बेंसेस की बात करते हो दोस्तों, तो वहां पर हम लोगों को बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिलती है दोस्तों। इसीलिए जब हम यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को दोस्तों वहां पर देखने को मिलती है। और जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? एटोनिया या हाइपोटोनिया। ठीक है, एटोनिया या हाइपोटोनिया। एटोनिया मतलब टोन ही नहीं आ रहा, आपकी बॉडी में टोन ही नहीं आ रहा दोस्तों, है ना। क्या होता है एटोनिया? लॉस ऑफ टोन को कहते हैं दोस्तों, या हाइपोटोनिया मसल्स के टोन में रिडक्शन को कहते हैं। यानी आपकी मसल्स में वो टोन ही नहीं आ रही, आपकी मसल्स वो काम ही नहीं कर रही, आपकी मसल्स में वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, आपकी मसल्स में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, यानी ब्लड सर्कुलेशन आपके मसल्स में नहीं आया और आपके मसल्स में टोन नहीं रहा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सेरेबेलर लीजन के कारण आपकी बॉडी में एटोनिया डेवलप हो चुका है या हाइपोटोनिया डेवलप हो चुका है दोस्तों, जो कि लीजन की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी सीवियर अगर मान लो सेरेबेलर लीजन के कारण एटोनिया या हाइपोटोनिया डेवलप हो रहा है, तो जो पोस्चर के रिफ्लेक्सेस है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर पोस्चर के रिफ्लेक्सेस में डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो कैसे आप कहां कैसे पता करोगे दोस्तों? आप लोगों को पता है कि सेरिबेलर लीजन के कारण एटोनिया या हाइपोटोनिया को जब कॉज किया जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक में, सेरिबेलो रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर के वाया जो गामा मोटर न्यूरॉन्स है उसके फैसिलिटी मूवमेंट को या इंपल्सेस को लॉस कर दिया जाता है। इसी के कारण दोस्तों उन फैसिलिटेटरी इंपल्सेस के लॉस के कारण वहां पर फंक्शंस नहीं होते हैं। तो अब मुझे बताइए S5C5 के S3C3, मैं आपसे सिंगल सी बात कर रहा हूं। ठीक है, सेरिबल लीजन कहां पर हो रहा है? सेरिब्रम के लेवल पर हो रहा है। अब आप मुझे सीधा बताइए, मोटर ट्रैक में प्रॉब्लम आ रही है ना, सिंपल सा,
आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, सीधा S5 C5 दोस्तों। इसीलिए ये छोटी छोटी ट्रैक आपको समझना है कि अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई और स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आई तो वहां पर मैसेज ऊपर ही नहीं जा रहा है, तब ठीक है। ये चीज है कि जब स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रॉब्लम आ गई, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक ही मैसेज नहीं जा रहा, फिर वहां पर आपका S3C3 का प्रोटोकॉल होना। ये चीजें बारीकियां मैं आपको बताने की कोशिश करने के लिए इतनी रामायण गाई है दोस्तों कि यहां पर हमको ये पता चल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो सेरिब्लो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक होता है या जो सेरिब्लो रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर के वाया जो गामा मोटर न्यूरॉन के जो फैसिलिटेटरी इंपल्सेस हो रहे हैं दोस्तों, जो ऊपर जाना चाहिए, उनका लॉस हो गया तो क्या होगा। अगर नीचे आ रहे हैं उनका लॉस हो गया तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो S3C3 का होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के लेवल पर ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेरिबेलरी लीजन हो गया, सेरिबेलम में ही लीजन हो गया, ऊपर से पूरे ट्रैक के माध्यम से कोई भी फैसिलिटेटरी मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, सीधा S5C5 का रोल आपको नजर आ जाना चाहिए। यही कारण है 90% केसेस में तो S5C5 के प्रोटोकॉल से ही मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स करेक्ट हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें सुधार कर सकते हैं। क्या सुधार कर सकते हैं, हम ये सुधार कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम गलती को न के बराबर दोहराना चाहते हैं तो हमें पता है मसल्स के लेवल पर लिगामेंट, टेंडन और जॉइंट्स, ये तीन चीज होती है दोस्तों। कई बार हमने देखा कि एक पूरा टेंडन लाल हो जाता है, टेंडोनाइटिस नाम सुना हो, ठीक है। कई बार हमने देखा एक लिगामेंट यहां से ओरिजिन हुआ, यहां पर जाकर इंसर्शन कर रहा है, ओरिजिन वाला टूट गया है कई फाइबर, लेकिन इंसर्शन वाला काम बिल्कुल सही कर रहा है। तो जहां इंसर्शन हो रहा उसकी मसल्स का या उसकी बोन का काम सही हो रहा, लेकिन जहां से ओरिजिनेट हुआ वहां से लूज हो गया, तो इसकी पकड़ पहले जैसी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, S5 के साथ C3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहां पर हमको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं फंक्शनल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वहां पर लिगामेंट के लेवल पर टूटने के लेवल पर, टेंडन के लेवल पर टूटने के लेवल पर हो रही है, तो वहां पर हमको नजर आ रहा है कि मसल्स में टेंडन्स भी ब्रेक हो रहे हैं। तो वहां पर हम S5 के साथ जब C3 का सपोर्ट कर देते हैं तो हमें बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि हम यहां पर मोटर के साथ एज वेल एज सेंसरी नर्व को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सेंसेशन ब्लॉक हो रहा होगा, कोलेटरल्स ब्लॉक हो रहे होंगे, वो भी वहां पर जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि सेंसेशन कोलेटरल के माध्यम से दोस्तों वहां पर कहा जा रहा है सेरिबेलम पे, और सेरिबेलम के साथ में कहा जा रहा है सेरिबल कॉर्टेक्स पे। तो कोलेटरल जब सेरिबेलम पे जाएगा, तो जब सेरिबल कॉर्टेक्स से मैसेज नहीं आएगा तो यही मैसेज आप कहां पहुंचा रहे हो, आप सेरिबेलम को पहुंचा रहे हो कि साहब यहाँ पर इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आपके सेरिबल कॉर्टेक्स से तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, मोटर तो यहाँ पर कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा। अब मोटर रिस्पांस नहीं मिल रहा तो सेरिबेलम क्या करेगा, सेरिबेलम वहां पर उस कोलेटरल्स के माध्यम से जो संज्ञान मिला है उसको जाकर सेरिबल कॉर्टेक्स के माध्यम से इंटीग्रेट करेगा, उसको बताएगा कि देखो साहब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है अगर वहां पर जर्मिनेशन की जरूरत है, वहां पर अगर ठीक होने की क्षमता है, तो डेफिनेटली हम 100% की बात नहीं करते, लेकिन 70 to 80% का लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं। यही कारण है कि पैरालिसिस का लेवल अगर कहीं पर बहुत ज्यादा नर्वाइन ब्रेकेज नहीं होता है, अगर कहीं पर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का डिजेनरेशन यानी किसी भी चीज में डिजेनरेशन चेंजेस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, हम उस डिजेनरेटिव चेंजेस को भी कवर करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। लेकिन कब, जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, जब हम इस चीज को प्रूव करेंगे, जब हमारे पास केसेस आएंगे। इसीलिए तो हम आपको सबको इस लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वर्मा सर का और हमारा यही चीज है कि हम ऐसा जनरेशन पैदा करें जो इलेक्ट्रोमोपैथ के नाम पर दोस्तों रोशनी पैदा करे, ऐसा नहीं कि किसी को भी डिमोशन का लेवल पे ला दे दोस्तों। इसीलिए हम ये चीजें कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, एटोनिया या हाइपोटोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चेंज इन एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड में चेंज आएगा दोस्तों, ठीक है। एटीट्यूड में क्या चेंज आएगा दोस्तों, बॉडी का जो एटीट्यूड है सेरिबेलम के यूनिलेटरल रीजन में चेंजेस के कारण होता है दोस्तों। यानी एक साइड में अगर किसी प्रकार का यूनिलेटरल चेंजेस हो गया, लीजन हो गया दोस्तों, तो वहां पर चेंजेस होता है एटीट्यूड में। कैसे एटीट्यूड होगा दोस्तों, रोटेशन ऑफ हेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। आप जब देखोगे जो हेड का आपने देखते हैं ना, हम फ्रोजन शोल्डर को आप लोग देखते हो, नेक का स्टिफनेस हो गया, एक साइड चला गया दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये रोटेशन ऑफ हेड
टुवर्ड द ऑपोजिट साइड। आप देखेंगे ऑपोजिट साइड, यहां प्रॉब्लम हो रही है तो ऑपोजिट साइड में इस प्रकार से हमारा गला चेंज हो जाता है। वो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इधर अखड़ान आ जाएगी, स्टीफनेस आ जाएगा दोस्तों। लोअरिंग ऑफ शोल्डर ऑन द सेम साइड, आप देखोगे उसी साइड का जो शोल्डर होगा वो नीचे चला जाएगा, आप शोल्डर को उठा नहीं सकते दोस्तों। देखते हो ना केसेस, कितने लोग देखते हैं इस टाइप के केसेस, आपको सबको मिलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये सिम्टम्स हैं, आपको पकड़ने की जरूरत है दोस्तों। ये चेंजेस ऑफ एटीट्यूड आ रहा है, यानी यहाँ पर सेरिबेलर ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। लोअरिंग ऑफ शोल्डर ऑन द सेम साइड, जिस साइड का अफेक्शन हो रहा, मान लो राइट साइड का, तो राइट साइड का शोल्डर लोअरिंग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं उठा सकते आप, कितनी भी कोशिश करो, जंप अप नहीं होगा दोस्तों। एडक्शन ऑफ लेग्स, यानी एबडक्शन, अंदर एबडक्शन, एडक्शन मतलब बाहर जाना, तो दोस्तों abduction of leg on the affected side, leg is rotated outwards। आप जब देखोगे, आप इस प्रकार से चलते हो ना, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर जो लेग्स है बाहर की तरफ आउटवर्ड वहां पर दोस्तों एबडक्ट हो जाएगा। और यही कारण है ये छोटी छोटी सी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अनअफेक्टेड साइड के लेग पर बॉडी का वेट थ्रोन होना शुरू हो जाएगा, यानी जो लेग वहां पर अफेक्टेड नहीं है, यानी मान लो लेफ्ट साइड अफेक्टेड नहीं है, उस लेग के ऊपर चूंकि जो बाहर राइट साइड वाला लेग्स होगा आउटवर्ड टर्न हो जाएगा, तो पूरा वजन किस पे आ जाएगा, पूरा वजन जो अच्छा लेग है उस लेग के ऊपर पूरा वजन वहां पर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये उसके पोस्चर को बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा दोस्तों। इसीलिए ट्रंक अफेक्टेड साइड की तरफ कॉन्केविटी के साथ बेंड हो जाता है दोस्तों। यही कारण है, जो पर्टिकुलर ट्रंक होता है, हमारा पेट होता है दोस्तों, वो जो अफेक्टेड साइड है, मतलब जो ये राइट साइड का आउटवर्ड है, ये ट्रंक इस तरह से दोस्तों वहां पर उसी की तरफ अफेक्टेड होकर बाहर की तरफ निकल जाएगा दोस्तों। और यही कंडीशन आप लोगों को टिपिकली उस कॉन्केविटी के रूप से दोस्तों उस बेंडिंग के पोजीशन से आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों, अफेक्टेड साइड की जब तरफ कॉन्केविटी के साथ जब बेंड होगा तो आपको पता करना चाहिए कि इसका पूरा रीजन कहीं ना कहीं सेरिबेलर ट्रैक्ट से आपको देखने को मिल रहा है। और यही कारण है दोस्तों, जब डेविएशन मूवमेंट होता है, ठीक है, डेविएशन मतलब क्या होता है, कोई डेविल आ गया क्या, भूत चुड़ैल आ गए, नहीं दोस्तों। डेविएशन का मतलब होता है हटना, किसी भी जगह से वो स्पेस से हट जाए। तो दोस्तों जब क्लोज्ड आइज के साथ, आप बंद आंखों के साथ बॉडी के फ्रंट में कोई भी आप हेल्डिंग मूवमेंट करते हो दोस्तों, यानी जब दोनों आर्म को आप बोलते हैं हाथ दोनों को साथ मिलाओ, तो क्या होगा दोस्तों, आप देख रहे हो, कभी भी एक दूसरे को आंखें बंद करके मिला के देखो आप, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, जब दोनों आर्म स्ट्रेच होते हैं दोस्तों, तो दोनों आर्म का लेटरल डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, और डेविएशन मूवमेंट के दौरान आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों जब दोनों साइड आपके बायलेटरल रीजन में दोनों आर्म्स डेविएटेड हो जाएंगे और यूनिलेटरल रीजन में अफेक्टेड साइड का आर्म डेविएट हो जाएगा। यानी मान लो मेरे को लीजन हुआ, राइट साइड में लीजन हुआ, मेरा हाथ क्या होता है, ऐसा टर्न हो गया, लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है, तो ये डेविएशन होता है। यानी अगर दोनों साइड अफेक्टेड होगा, मेरा दोनों हाथ घूम जाएंगे दोस्तों, शोल्डर से रीजन से घूम जाएंगे, यानी दोनों आर्म अपने रूटीन से अलग हटकर बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाएंगे, और इसे हम दोस्तों डेविएशन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कहां से होगा, इसी सेरिबेलम ट्रैक्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट बात करते हैं दोस्तों हम इफेक्ट ऑन डिफ रिफ्लेक्सेस। जितने भी बॉडी में रिफ्लेक्सेस होते हैं, आप देखते हो जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो तो इतने बड़े हथौड़ी लेकर वो आपको हाथ को ठोकता है, आपके घुटनों को ठोकता है, आपके एंकल रीजन को ठोकता है, आपके मसल्स रीजन को ठोकता है दोस्तों। वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है दोस्तों कि आपकी बॉडी में पेंडुलर मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी आपके टेंडन जर्क एलिसिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे दोस्तों, कोई भी टेंडन जर्क उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा दोस्तों। तो ये सेरिबल लीजन के द्वारा अफेक्टेड पेशेंट्स में पैटेलर टेंडन रिफ्लेक्सेस या नी जर्क का जब इनिशिएट होता है तो ये दोस्तों मूवमेंट बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। अगर मान लो आप नी के लेवल पर टेंडन करते हो दोस्तों, या एंकल के रीजन पे, या पेटेला, जो नी के जॉइंट पे जो पेटेला होती है दोस्तों, वहां पर आप हल्का सा टच करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका पांव ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों। ये क्यों होता है, ये जर्किंग मैकेनिज्म होता है, और इसी जर्किंग मैकेनिज्म के लेवल पर पूरी बॉडी के फंक्शन और उस बॉडी का मोटर और सेंसरी नर्व के फंक्शंस को आप जानने की कोशिश करते हो। तो ये पेटेलर टेंडन पर एक टैप लगाने पर जब लेग फ्रीली हैंगिंग करता है, आसानी के साथ वहां पर लटक जाता है दोस्तों, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेग्स का ब्रिस्क एक्सटेंशन कॉज होता है दोस्तों, बाहर की तरफ
ब्रिस्क जब इस प्रकार से हाथ ऊपर की तरफ निकलता है, ऐसी लेग्स भी दोस्तों ब्रिस्क एक्सटेंशन बाहर की तरफ हो जाता है दोस्तों। और यही कारण यहाँ फ्लेक्शन नहीं होगा, एक्सटेंशन फैला हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में एक्सटेंशन के बाद लेग्स रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा दोस्तों। आपने अगर टेप लगाया उस समय तो एक्सटेंशन हो जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद वापस एक ही अपनी पुरानी अवस्था में चला जाएगा। तो सेरिब्रल लीजन में लेग पेंडुलर मूवमेंट में शो करता है, यानी वो इस प्रकार से हिलता ही रह जाएगा दोस्तों। ये डेफिनेटली हमारे टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है, जो इन छोटी छोटी टेक्निक्स को जानकर हम बड़े से बड़े प्रोटोकॉल को जनरेट करा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम यही रखते हैं, अगर किसी को इसमें किसी भी प्रकार का कुछ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मनीष सर नमस्कार। अच्छी क्लास रही सर। वर्मा हेलो। सर। मनीष सर मैं 1 मिनट लूंगा जरा। जी जी। राजा बाबू सर, राजा बाबू सर, हेलो सर वो हेलो। अभी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं सर, अभी आपको अच्छा। नहीं बोलेंगे। तो जब एक्चुअली बोलना मेरा होता है ना- मैसेज जो सर मेरा मैसेज जो था, हमने जो 5 दिन पहले मैसेज डाला था ग्रुप में, वो इसी मैंने मनीष सर से डिस्कस करके ही डाला था। उसमें जब हम अनड्यू मैसेज डालते हैं ना, अभी एक किसी ने मैसेज डाला कि सर ये सिम्टम मेरे को 4-5 दिन से आ रहे हैं, जो सबसे पहला मैसेज आया। मनीष सर का भी ध्यान बढ़ता है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी ध्यान बढ़ता है। ये चीज हम लोग अभी वो कह रहे हैं कि मैंने आरई से ये रिजल्ट लिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि चलते हुए लेक्चर में हम लोग उसको बिल्कुल डालें। सही बात है सर, बिल्कुल सही ये बात हम है। बाद में हमें टाइम मिलता है, हम डिस्कस कर सकते हैं। मनीष सर यदि हमें कुछ पूछते हैं तो हमें जरूर मैसेज डालना चाहिए, यदि बिल्कुल। नहीं पूछते तो प्लीज हम लोगों की रिक्वेस्ट है, आपके लिए भी, मनीष सर के लिए भी, उनकी भी कंसंट्रेशन खराब ना हो, आपकी भी खराब ना हो। अनड्यू मैसेज प्लीज ना डालें। आप बस यही बेनती करनी थी आपसे। सर एग्जैक्ट कोई- बोले सर आप, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है सर, बिल्कुल हाँ, ध्यान और प्लीज इसे कोई बुरा नहीं माने, ये किसी इंडिविजुअल के लिए मैसेज नहीं था, इट इज फॉर एवरीवन। हम लोग बहुत अनड्यू मैसेज डालते हैं, तो प्लीज हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, है ना। मनीष सर देखिए, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी फिर भी हाँ, हमारे सही बात लिए है, टाइम बिल्कुल। निकाल रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद, और इतनी डिटेल में हम लोगों को स्टडी करा रहे हैं। और वो कहाँ तक उनकी सोच है कि मैं अपनी टीम को कहाँ तक ले जाऊं, किस ऊंचाइयों तक ले जाऊं। नहीं तो वो चाहते तो बड़ा शॉर्ट करके हम लोगों को पढ़ा सकते थे। एकदम इतने- एकदम समझ में नहीं आता। किसने आज तक पढ़ाया हम लोगों को, किसने वो किया। तो इसलिए कोई बुरा नहीं माने, प्लीज कोऑपरेट करिए और अनड्यू वो मत डालिए। इसलिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी कि मनीष सर को, मान लीजिए हम एक ग्रुप के अंदर 125 लोग हैं या 200 लोग हैं या 250 लोग हैं, 250 लोग मान लो एक मैसेज डालते हैं तो मनीष सर के पास 250 मैसेज जाता है, और 250 मैसेज, हमारा एक मैसेज है, उनका 250 मैसेज है। हमने एक फोन किया, उनके पास 250 फोन गए। तो यार उनका टाइम देखो, उनका फैमिली है, उनका क्लिनिक है, उन्होंने हमारे लिए सुबह का लेक्चर तैयार करना होता है, उन्होंने हमारे लिए रात का लेक्चर तैयार करना होता है। कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए वो, और हम लोग तैयार ही नहीं है कोऑपरेट करने के लिए। बार बार मैंने देखा है, बार बार लोग रिपीट करते रहते हैं एक बात को, छोटी छोटी बात को। अरे यार, अभी आज कोई पूछ रहे थे कि भी मैं पढ़ नहीं पाया सर, आप मेरे को बता दो। अरे तुम देख लो यार, वीडियो ऑडियो आपके पास अवेलेबल है, तुम लोग प्लीज उसको सुन लो। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मनीष सर याद करके उसको, मतलब हम कितना कुछ पूछते हैं और ऑन द स्पॉट वो बता रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज उन्होंने 15 दिन पहले बोली थी वो भी हमें एट दी स्पॉट तुरंत बता दें। ऐसे मत करो यार, जो सब्जेक्ट चल रहा है ना उसके ऊपर डिस्कशन करो, उससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी। शनिवार भी रहता तो चले जाते। प्लीज यार सभी लोग, आप रिक्वेस्ट है, सभी कोऑपरेट करिए। थैंक यू सर। You are right, sir. जी वर्मा सर. जी। Hello. मनीष सर, जब जी। लेक्चर आप शुरू करते हैं ना, तब चैट को डिसेबल कर दिया करो सर। बोला है तो भी काट. बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा सुषमा मैम। मैं हाँ इसलिए जी। करता हूँ कि किसी को कुछ इमरजेंसी हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है ना। मैं नहीं सर, कभी-कभी लेक्चर के होता है बीच सर, में आप कभी-कभी ऐसा होता डिसेबल है। कर सकते हो। जी बिल्कुल, मैं उसको कल से यही कोशिश करूंगा।
एक्चुअल जी। क्या है ना दोस्तों, मुझे डॉक्टर्स ने स्पष्ट मना करा है 2 महीने 3 महीने तक किसी भी प्रकार का वो करिए, ठीक है। लेकिन मैं ये ठीक है। कर रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम का लेवल है आप लोगों का, जो सीनियर्स लोगों का है, मैं नहीं चाहता कि उनको ज्यादा समय वहां पर रोका जाए, उन लोगों का पूरा काम कर दिया जाए, ताकि आज हम लोग जो चाह रहे हैं 365 से आगे गाड़ी बढ़ी नहीं है, तो ये जो हमारे जो सीनियर्स हैं, हम वेल रिस्पेक्ट के साथ इनको हमारा क्लासेस कंप्लीट करें, और साथ में हम लोग चाहें कि आते समय में ये लोग हमारा गाइड करें, हमें ये गाइडेंस दे, क्योंकि मेरी उम्मीद नहीं है दोस्तों कि मैं ज्यादा आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं 1 या 2 साल सर एक बात कहना चाहूंगा सर, सर एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपकी हेल्थ देखना है सर, ज्यादा से ज्यादा तो होते रहेगा सर। जेठानी सर, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल पढ़ा पाऊंगा, और मैं चाह रहा हूं कि मेरे कलीग्स इतने बन जाए, हमको कुछ नहीं करना है, उसके बाद केवल एक ग्रुप हमारा यूनिक 1000 जो हमें ईच स्पेशल 1000 ग्रुप है वो बनाना है, और उस ग्रुप के अंतर्गत किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं इसीलिए विनोद सर का रिस्पेक्ट करता हूं, विनोद सर को मैंने इसीलिए कहा कि सर आप बकायदा जिसको भी आप दे सकते हैं बकायदा आप दीजिए, आप बकायदा फीडबैक दीजिए, बकायदा प्रोटोकॉल्स दीजिए, मैंने सभी को कहा है जिसको आता है वो दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता है तो मैं वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूं या मुझे बहुत कुछ आता आपको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। हम लोग फैमिली बना रहे हैं, तो फैमिली में हमको सबको एक जैसा बनना है, और एक जैसे बनने के लिए हमको कुछ चीजों का त्यागना भी पड़ेगा, ईगो का हर्ट होता है उसको दूर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से सबसे यही काफी मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, तो वर्मा सर ने मुझे कहा कि ठीक है आप मत बोलिए, मैं बोल देता हूँ, तो आप लोगों को अगर कोई बुरा लगा हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पैरालिटिक अटैक आ चुका है वोकल कार्ड पे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा आए, और अगर आया तो शायद अब मेरी वॉइस भी रिटर्न नहीं होगी, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज एक्सेप्ट कीजिए आप लोग, जितना भी हो, ठीक है। सर आप अपना बहुत ध्यान रखिए सर, आपका ध्यान रखिए सर, आप बहुत ध्यान रखिए सर अपना। सर मेरा एक निवेदन है आपसे। जी देवंगन सर। सर पहले आप अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यू रहेंगे, आप पहले मेंटेन हो जाइए सर, स्वस्थ हो जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं 3 ENT स्पेशलिस्ट के द्वारा पूरा चेकिंग करवाने के बाद में ये सारा पूरा काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना देवंगन सर, आज 92 डॉक्टर्स के फोन आए, अब आप मुझे बताइए कि मैं मेरी क्लिनिक चलाऊं, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊं, मैं आज 3 बुक्स में से स्टडी करा था फिर भी अधूरा रह गया मेरा, आप देखो अब आज मतलब आधे घंटे के लिए हमारा पूरा सेरेबेलम का पार्ट छूट गया, ठीक है। तो दिक्कत सर जी नमस्कार सर। सर आप जो कॉलिंग टाइम है ना सर, एक फिक्स्ड 1 आवर के लिए आप ग्रुप में डाल दीजिए सर, सिर्फ वही टाइम पे करने, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आंसर करिए सर प्लीज। यार भाई सुनिए वाई कॉलिंग टाइम यार, हम लोगों को मनीष सर मैं देखता हूँ 8 से 9 बजे हमारा क्लास टाइम है, हम लोग मनीष सर 7:45 आ जाते हैं और हम लोग 7:45 स्टार्ट हो जाते हैं पूछना, और जी भर के पूछते हैं जो कुछ पूछ सकते हैं, 15 मिनट पहले अवेल करते हैं, 9 बजे के बाद 9:30 बजे तक हम लोग पूछते हैं, जो नहीं पूछना वो भी पूछते हैं रिपीटेडली, उसके बावजूद भी अभी हम लोगों को वो टाइम चाहिए। आप किसी और उससे पूछ के देखिए ट्रेनर से, आपको 1 मिनट का टाइम देते, आप कितने ग्रुपों में हैं आप लोग? मैं कम से कम 20 से 30 ग्रुप में हूँ, और मेरे को पता है हम लोग पिछले 20 साल से ट्रेनर्स को करते आ रहे हैं, मैं खुद ट्रेनर रहा हूँ, आई नो, मतलब हम लोग ट्रेनर को सुनते आ रहे हैं, किसी से ये कह के देखे ना कि सर 5 मिनट का हमारे को वो दे दो, कोई सुनता है? अरे वो नहीं सर, एक्चुअली मनीष सर का मेंटालिटी सुन लीजिए मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, वो हमारे को रात को टाइम देते हैं ना जी, क्या ये थोड़ा है, ये कम है क्या? मतलब हम लोग और क्या चाहते हैं, हम लोग एक ही दिन में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग MD बन जाएं। अरे यार वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो आपको एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, वो आपको मतलब हर चीज पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज, और आपको बताया जा रहा है यहाँ पे ये कहाँ काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किसने बताया हम लोगों को आज तक? मतलब हम उनकी लीनियंस का इतना फायदा उठाएंगे
कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार मेरा गला ठीक नहीं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमने स्पेशली ग्रुप के अंदर डाला है, रिक्वेस्ट करी है कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल सर। आप उसके लोगों को बावजूद उसके बावजूद हम लोग हैं कि हम मानते ही नहीं। अरे यार ये टाइम मिल रहा है आपको, 15-20 मिनट का पहले मिल रहा है, 15-20 मिनट का बाद में मिल रहा है, और हम लोग जी भर के पूछते हैं। बिल्कुल आप लोगों को किसी को भी कुछ हो ना, आप टेलीग्राम पे ऑडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑडियो बनाइए, ग्रुप में डाल दीजिए। आप देखिए मेरे पास जितनी जल्दी मुझे मिलता है मैं तुरंत तो जवाब देता हूं। अब आज मैं 3 दिन से 2 पेशेंट के लिए पूरा स्टडी कर रहा हूं। एक मैं राधिका मैम के लिए स्टडी करा क्योंकि बच्चों का केस है मेरे पास। इसके पहले 3 केसेस आए, मैंने पूरी 3 की केसेस की हिस्ट्री देखी पूरी निकाल के, मतलब मेरे पुराने नोट्स में पूरी हिस्ट्री देखी मैंने कि उनको मैंने कैसे क्यूर किया था। अब वो हिस्ट्री देखकर आज राधिका मैम को पूरा मैं मेडिसिन बना के डालूंगा। तो आप ऑडियो बना के डालिए। आप देखिए मैं मलिका मैम को देखिए, आप कितना शानदार वो मतलब वो पूरा बनाते हैं, उनको दिक्कत ही नहीं होती, बड़ी इजीली वहां पर ट्रीटमेंट होता है। आप देखिए अभी गंगाधर सर ने पूरा डाला मुझे, आज मैं उनका दिन भर से उन्हीं के पिताजी का पूरा केस स्टडी कर रहा हूँ। मुझे बताना होता मैं कुछ भी बता देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे फैमिली मेंबर को हम लोग तय कर रहे हैं, उसको बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन करवा रहे हैं, तो हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने जो प्रोटोकॉल्स दिए ना, कई मेरे रजिस्टर्ड पेटेंट प्रोडक्ट के फार्मूले मैंने आप लोगों को दे दिए, निस्वार्थ दिए। वर्मा सर इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर किरण सर। कहीं नहीं सर, सारे आपने दिए हैं जी। कौन आपने जनरल टॉनिक और आपके नेचुरल टॉनिक और पावर अपना पावर बूस्टर है, आपका जो भी दिया है उसमें मैक्सिमम जो है पेटेंट है। कौन देता है सर? कोई नहीं देता सर, कोई नहीं देगा। आप बढ़िया बिजनेस चला सकते थे, पर आप बिजनेस माइंडेड नहीं है। आपको लग रहा है कि 1000 लोग हमारे ऐसे खड़े हो जाएं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक लाइव उसमें आ जाए, लोग जानने लग जाएं और गवर्नमेंट मजबूर हो जाए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिकॉग्नाइज करने के लिए। लोग रिजल्ट लेंगे, लोग वो दिखाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि बाकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई चीज है। मतलब आपकी एफर्ट्स ये हैं, और हम लोग हैं कि एक रिपोर्ट डाली, मनीष सारी रिपोर्ट पढ़ेंगे। हमारा कोई वो नहीं है, कोई डायग्नोजिंग नहीं है, हमारी कोई वो नहीं है कि आदमी कौन सी प्रकृति का है, कोई नीड नहीं है हमें बस सिर्फ ये है कि अपनी एक रिपोर्ट डाल दो, मनीष सर की जिम्मेवारी। अब पढ़ेंगे भी, प्रोटोकॉल भी देंगे, और जब ट्रीटमेंट जब ठीक हो जाएगा तो हम ग्रुप में बड़े खुश होके कहेंगे सर मैंने वो लिया, रिजल्ट ले लिया इस चीज का। अरे हमने क्या रिजल्ट ले लिया? रिजल्ट तब हम लिखेंगे जिस दिन हम अपने किए का करेंगे। वो तो मनीष सर का रिजल्ट ले रहे हैं हम, मनीष सर ने हमें बता दिया। सो प्लीज बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा क्लियर कट आदमी हूँ, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बड़ा उससे कह दिया। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मनीष सर आपसे भी माफी चाहता हूँ। नहीं वर्मा सर ऐसा नहीं है। देखिए फैमिली हम बात कर सकते हैं, मुझे अभी तकलीफ ही, पहले तो हमने कभी टच नहीं करा, किसी को कुछ नहीं कहा। हमारे 2-2 बैच निकल गई वर्मा सर, 1.5 घंटे हमने स्टडी करी, आपको ध्यान हो तो। जी सर पता है मेरे को। हाँ, और एक साउंड नहीं होता था, आपको याद हो, एक साउंड नहीं होता था किसी का। यहाँ तो ऑडियो ही नहीं बंद होते लोगों के। अभी तो मनीष सर को कम से कम मैं देखता हूँ एक आदमी को 4-4 बार कहना पड़ता है यार वीडियो तो बंद कर दो। अरे यार एक बार सुन लो ना यार। एक आपके टीचर ने आपको कह दिया, आपके ट्रेनर ने आपको एक बार कह दिया, तुम्हें एक वो दी है, लिबर्टी दी है कि आप वीडियो कॉल के बात कर सकते हो, पर उसको मिसयूज तो नहीं करो ना यार। कभी जरूरत है तो करो, अदरवाइज मिसयूज मत करो। बस मेरी तो यही सभी लोगों से वो रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी नहीं सर, बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। बुरा नहीं लगा सर, आपका भी ध्यान रखना है सर, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट सर। क्या कम है आप पूरा भर रहे सर। ओके।